LGBT के ऊपर कुछ बताइए आप। तो कुछ चीज़ों से मैं बहुत सहमत करता हूँ और कुछ चीज़ों मुझे लगता है कि नहीं है, कि नहीं होनी। कोलकाता रेप के जैसे भी पीछे हुआ तो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई। इंट्रोवर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है, लापरवाह होने में। सोसाइटी मतलब कितना दुख की बात है ना कि मैं ये कह रहा हूँ यार बहन रात हो गई घर आने। बॉम्ब ब्लास्ट से याद आया, अभी मैंने पीछे सुना कि दुर्गा पूजा पे बांग्लादेश में बॉम्ब गिरा दिया। हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। और ज्ञानी गॉसिप के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का फिर से स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ फ्रॉम शिक्षार्थकम चैनल, दीप जायसवाल पर प्रभु उर्फ दक्ष चैतन्य प्रभु। तो प्रभु जी के साथ हमारा सौभाग्य है, प्रभु जी के साथ ये स्पेशल पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने अपना कीमती समय निकाला और हम जैसे छोटे लोगों से पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो प्रभु जी सबसे पहले तो मैं आपसे अट्रैक्ट इस वजह से हुआ था बिकॉज आपकी जो शॉर्ट फिल्म थी वो दिल को टच कर गई, वो दिल छू लिया उन शॉर्ट फिल्म में। तो आप बताइए ना कि शॉर्ट फिल्म कैसे बनाते हो, कैसे उनका कंटेंट क्या है आपका, मतलब क्या उस पर्पस क्या है उसके पीछे? बहुत सिंपल पर्पस था कि हम सबको मूवीज़, हम उस जनरेशन से आए हैं जो मूवीज़ देखते देखते भक्ति में जुड़े हैं। तो भक्ति में आने के बाद देखा कि कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि किस तरीके से दीज आर थिंग काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव होती हैं, पर आदत तो है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, मेरे सीनियर्स ने भी कहा कि देखो मूवीज़ आर द बेस्ट मीडियम टू क्रिएट अवेयरनेस, प्रोपेगेंडा भी इससे थ्रू चल सकता है और सोल्यूशन भी ये दे सकते हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना भक्तों के लिए कुछ बनाया जाए। तो छोटा सा प्रयास था शिक्षार्थकम कि भक्तों का अपना एक छोटा सा सिनेमा। तो हमने कहानियाँ, किस्से, फनी वीडियोस, सीरियस वीडियोस, बहुत कुछ बनाने का कोशिश किया और भक्तों को पसंद आया। बहुत सही था। मैं लिटरली मतलब स्पेसिफिकली मैं भागी होगा तो खैर पता नहीं, ऑब्वियसली उनको पसंद आया होगा, बट मैं काफ़ी ज़्यादा उससे हार्ट टचिंग वो देख के ना मैं खुद ज़्यादा बहुत इंस्पायर हुआ था। बिकॉज एक्चुअली क्या है ना, जब हम किसी चीज़ को जो रियलिस्टिक लगती है उसको हम दिखा, ऑब्वियसली आप जो मूवीज़ में दिखा रहे हैं वो रियलिस्टिक प्लेटफॉर्म से ही आपने प्रेरणा लेके उसको आपने एक तरीके से मूवीज़ में आपने उसको पोर्ट्रे किया है। तो उससे क्या है ना, दिल को टच कर जाता है जब, क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं ना, सुनने से हमारे को इतना ज़्यादा वो आता नहीं है, बट जब हम उसको देख लेते हैं ना तो देखने के बाद वो सीधा दिल में उतरती है। तो यही तरीका था कि क्यों ना पिक्चराइजेशन किया जाए सिचुएशन का। जो भागवतम में क्लास हो रही है उसका अगर पिक्चराइजेशन किए कि कैसा होगा तो वो कैसा लगेगा। तो हम धीरे धीरे अभी और कोशिश कर रहा हूँ ताकि और अच्छे लेवल पे इसको बनाया जा सके। सो दैट अगर सब कुछ सही रहेगा, भगवान की कृपा रही, मूवमेंट में बने रहे, तो आगे चल के और नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट्स मैं लेके आऊँगा। सीरियसली, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपने चालू किया था और लिटरली हम मतलब मेरे पास तो खैर खुद मैं पर्सनली बताऊंगा, मैं वेला बैठा था कोविड में, कोई काम धंधा था नहीं। तो क्या ऑनलाइन क्लास में तो अटेंड तो करते नहीं थे, कैमरा ऑफ करके बैठे फोन चला रहे हैं और कहते फोन में गलत चीज देखने से अच्छा है कि कम से कम ये इतनी अच्छी कोशिश था कि ये गलत चीज को रिप्लेस करो शिक्षार्थकम। सीरियसली बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग था। तो मुझे एक चीज बताइए, आपने मतलब आपको आइडियाज कैसे आते थे इस चीज के, आपने कुछ मतलब कुछ कहाँ से आपने प्रेरणा ली और आइडियाज क्या थे उसके? मुझे लगता है अगर आप इस्कॉन में जुड़े हुए हो ना और शीला प्रभुपाद के इस मूवमेंट में हो, भक्तों के संग में हो, तो आइडियाज की कमी हो ही नहीं सकती। मतलब मैं जैसे इस्कॉन में जब जुड़ा तो मेरे लिए बहुत यूनिक था कि कोई व्यक्ति ये कैसे सोच सकता है कि चलो जेब में 40 रुपये लेके अमेरिकन को हिंदू धर्म, भगवद गीता और पूजा पाठ सिखाते हैं। ये भी एक आइडिया ही तो है कि व्हाट इफ अमेरिकन्स या ये गोरे लोग अगर भक्ति करेंगे तो क्या, और ये लोग भक्ति का प्रचार करें भगवद गीता का तो क्या। तो मैं जब हम ऐसे संस्था से जुड़ते हैं तो आइडियाज़ की कमी नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा सोच लिया, मैं तो छोटा मोटा सोचता हूँ। मेरे को लोगों को ऑब्जर्व करने में बड़ा मज़ा आता है। यूजली जो मूवीज़ होती है मैं वैसे नहीं देखता एंटरटेनमेंट के लिए कि भाई चलो मज़ा आएगा देख रहे हैं। मैं देखता था अगर मैं बनाता इसको, व्हाट इफ़, तो कैसा होता। तो मैं इस तरीके से फिर मैं ऑफकोर्स मैं हर मूवी नहीं बना सकता, इतना ना मेरे पास बजट है ना स्किल है, डेवलपिंग स्टेज पे है। बट मैं क्या करता था, मैं मन में सोचता था कि अगर मैं लिखता, तो कई बार मैं कॉलेज डेज में कोई मुझे मूवी पसंद आ गई तो मैं खुद भी लिखता था उसको। अगर मेरे पर्सपेक्टिव से क्या होता तो मैं खुद लिखता था
एक मूवी है फॉल्ट इन आवर स्टार हॉलीवुड की, मुझे एक बार में मैंने देखी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो। तो फिर मैंने उसको अपने वर्जन में लिखा था, तो मैंने उसे अपने स्टार पूरी कहानी लिखी थी। उस टाइम मैं भक्ति में शायद नहीं जुड़ा था, पता नहीं, तो 2016-15 की ही बात है। मैंने पूरी कहानी पेपर पे लेके बैठा, 10-11 दिन लिख के एक लड़का पूरा कैरेक्टर बनाया, एग्जैक्ट उसको इंडियन वर्जन में मेरे दृष्टिकोण से मैंने बनाया था। फिर मैं सोचता था अगर मैं अवेंजर बनाता तो कैसा होता, तो फिर मैं सोचता था कि मैं महाभारत के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, 5 लोग आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चल रहा होगा, भीष्म पितामह को पुनर्जन्म हो जाएगा, मतलब मैं ऐसे सोचता रहता हूँ। मैंने अमेरिकन साइको देखी एक मूवी, तो मैं सोचा अगर ये साइको इंडियन वर्जन में होता। मैंने अवतार देखी, तो मैंने कहा अगर अवतार इंडियन वर्जन में अगर मैं बनाता तो कैसे। तो मैं मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं क्योंकि मैं सोचता रहता हूँ। जैसे आप लोग पढ़ाई के मामले में एक्सपर्ट हो, जैसे मुझे कभी समझ नहीं आता था मैथ, ये कोई मैथ के फॉर्मूले लगा के सोल्यूशन कैसे निकाल लेते लोग। मेरे लिए बहुत टफ चीज़ थी कि साइन थीटा कॉस थीटा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, अलजेब्रा क्या है। मेरे लिए अगर मुझे कोई पढ़ाता, मैं पास तो हो जाता था, पर मेरे दिमाग में ये रहता था ये होता कैसे है, रट्टा मार के दिमाग लगा के पास हो जाता था। बट मेरे को कभी समझ नहीं आया कि कैसे कर लेते हैं ये लोग। पर मेरे को सिनेमा हो गया, कहानी हो गई, स्टोरी टेलिंग, किस्से, गॉसिप, मूवी एडिटिंग, ये अपने बाय नेचुरल मेरे को अच्छा लगता है, तो वो आ जाती है आइडिया। नहीं, मुझे बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना, आप एक अच्छी चीज़ के अंदर मतलब आप एक प्रैक्टिकलिटी निकालते हो उस चीज़ से ना, और प्रैक्टिकलिटी को आप एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ना, तो उससे क्या है ना, सामने वाले बंदे का हार्ट टच हो ही जाता है, चाहे वो कितना मर्जी एथिस्ट क्यों ना हो। आप मतलब भगवान को भी एक जेनरिक टर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे जैसे कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड, मेरे को दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये क्वेश्चन आया भी क्यों। मतलब मेरे को इतना नेचुरल लगता है कि मतलब व्हाट यू मीन बाय, ये ऐसा क्वेश्चन है कि आप खाना खाते हो, मेरे को ऐसा लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मानो, तो मेरे लिए ऐसा है। तो मेरे लिए जब गॉड की बात आती है तो मैं मतलब इस्कॉन में आने के बाद ये जो विजन डेवलप हुआ वो ऐसा ही है कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो भगवान तो है ही ना, तो भगवान का पर्सपेक्टिव भी तो चलते रहना चाहिए साइड में। एक होता है मैं ऐसा सोचता हूँ, और एक होता है भगवान क्या चाहते हैं। तो हम लोग तो इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, तो भक्ति करते आ रहे हैं, तो भक्ति मतलब ही यही है कि हमेशा ये सोचते रहना कि भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान अगर होते तो मुझसे वो क्या उम्मीद करते इस सिचुएशन में। तो हमने भगवत गीता को के इसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट फिल्म में यही चीज़ डालने की हमेशा कोशिश करी है कि एक होता है मेरा क्या मानना है, सोसाइटी ने क्या किया और भगवान क्या चाहते थे। तो वो इसलिए नेचुरल हो जाता है लोगों की नज़र में कि यार हाँ बड़े ईजिली आपने बता दिया, और उन लोगों को रेलेवेंट भी लगने लगता है। तो मतलब मैं ऐसे सोच के मैं बनाता हूँ शॉर्ट फिल्म, वो बन जाती है, अच्छी लग जाती है, तो बात की बात है। एक्चुअली क्या है ना, गॉड को ना मानने के लोग बोलते हैं ना, डज गॉड एग्जिस्ट, तो वो ऐसे ही बात है कि क्या मेरे पिता एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स लाइक दैट ओनली। तो बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये, और यूथ काफ़ी ज़्यादा सीख रहा है इससे ना, क्योंकि आप गॉड को प्रेजेंट करने का तरीका भी जेनेरिक है। क्योंकि लोग क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा एकदम तथ्यों की बातें नहीं समझते। लोगों को अगर आप बोलोगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, तो वो नहीं समझेंगे एक चीज़ को, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा उनके जो ब्रेन है वो जेनेरिक लेवल पे है, समझ रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म लेवल पे। तो उनको क्या कहते हैं, समझाने के लिए भी सूक्ष्म लेवल की बातें करनी पड़ेंगी, जो आपका बेसिकली लेवल है। जो गॉड है ना वो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना आसान है। अब भगवत गीता में क्या पढ़ते हैं, पानी में स्वाद में हूँ, सिंगों में शेर में हूँ, हवा में हूँ। तो मतलब वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो बहुत इजी टू रियलाइज है, इतना हवा नहीं है भगवान को समझना। तो मैं वही सोचता था, तो मेरा गॉड का कॉन्सेप्ट है कि मैं पानी पी रहा हूँ तो टेस्ट का जो रिलीफ आया वो गॉड है, उसको समझना है। तो मैं कहानियों में भी इतने इजी वे में ही हम लोग, मेरी पूरी टीम भी भगवान की कृपा से सब ऐसे ही सोचते हैं। वो लोग ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं सोचते, सब लोग इतना इजीली करते हैं। तो वो हम लोग जब शॉर्ट फिल्म बनाते थे तो भक्तों का रोडीज भी बन रहा है, उसमें भी भगवान आ रहा है, रोडीज बनाया तो भगवान आ गए। फिर हमने चक दे इंडिया का स्पूफ बनाया, वो भी गॉड आ गए उसमें। तो मतलब इट इज लाइक है कि वो पानी में स्वाद है, वो अब इसमें क्या दिमाग लगाएं कि ओ माय गॉड। तरीके से आपने क्या कहते हैं, हर चीज के ना भगवान को निकालने का वो ट्रेंड जो है चालू, मतलब मेरा कहने का मतलब हर चीज में भगवान है, तो ढूंढ के निकाल के आपने और दे दिया। तो बस यही है कि देखो ऐसे सोच सकते हो, भगवान का ऐसे भी सोच सकते हो। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़। और दूसरा क्या है, मैंने आपका वो रैप सुना था तो माइंड ब्लोइंग था। मतलब लिटरली उसको भी आपने स्पिरिचुअल वे में कैसे निकाला, स्पिरिचुअल वे में आपने गा दिया। और वो सोच भी सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप एक चीज़ हो, स्पिरिचुअलिटी में भी आप कोई गाना गा रहे हो तो वो भी अच्छा बनाया था। मेरे को खुद जब हम लोगों ने लिखा था
कि चलो ये रैप बनाते हैं। चलो हम लोग उस टाइम क्या करते थे, हम कहते हर चीज़ भगवान के लिए करेंगे, रैप हो, डांस हो, फिल्म्स हो, म्यूज़िक हो या कुछ भी, अगर लड़ाई झगड़ा भी करना है तो गॉड के हिसाब से करते हैं। तो हमने रैप लिखा था और वो सनातनी लिखा था हमने। ऑफकोर्स हमने टाइम लेके उसको बनाया, बट जब बन के आया तो मज़ा तो आया यार। मैं खुद सोचा था यार ये तो, फिर मैंने एक दोस्त को भेजा था उस टाइम क्या था कि मैं अभी ग्रोइंग चैनल था हमारा, तो इतना मुझे कोई लोग, सब लोग मज़े लेते थे दोस्त लोग। तो मैंने कहा मैंने एक गाना बनाया, जब देखोगे तो उनको लगा क्या बनाया होगा। एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं, पर मैंने 2015-16 में अपने एक मोबाइल से, उस टाइम रेडमी के चाइनीज़ फ़ोन बहुत चलते थे, रेडमी नोट 2, उससे अपने फ़ोन में एक मोबाइल में गाना बनाया था, खुद लिखा था। दोस्त था मेरा बगल में, उसको बोला गिटार पे गा, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, मैंने मोबाइल से एडिट किया, शूट किया, दोस्तों से एक्टिंग करवाई और फ्रेंडशिप के ऊपर एक गाना लिखा था। उस टाइम मैं गाना लिखता भी था, कहानी लिखता, तो मैंने वो लिखा था। तो मैं दोस्तों को बोला कि एक और सनातनी गाना लिया है, तो उनको लगा कि वैसा ही कुछ बनाया होगा। पर इस बार मैं पूरा टीम वीम के साथ, तो सब लोग यूँ देख रहे कि तू है। हाँ, मैंने कहा मैंने भगवान के लिए गाना लिखा। कह रहे यार ये तो फिल्मों जैसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ यार, मैं अच्छा ही करूँगा, 5 साल के बाद कुछ तो डेवलप किया होगा। तो मेरे जितने भी रिलेटिव दोस्त वोस्त थे, सब इतने हैरान थे कि यार ये क्या कर दिया। हमें तो रैप मतलब लड़ाई झगड़ा, गन, AK-47, ये क्या था, ये तो तुमने एकता, मतलब सनातन के लिए कौन रैप लिखता है, वो भी ऐसा। और काफ़ी कॉल, वो रैप बहुत चला था। और मुझे उसके बाद एक कॉल आई थी, लेफ्ट विंग यूट्यूब चैनल है द प्रिंट, बहुत, द प्रिंट का अगर नाम सुना होगा, वो एक्चुअली लेफ्ट का वो जाना माना फेस है। मुझे कॉल आया, सर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा आपको पता ना मैं और वो कह रहे हाँ इट्स ओके, हम लोग इतना भी लेफ्ट राइट नहीं है, काम अच्छा किया है तो इंटरव्यू तो ले सकते हैं, आपका रैप अच्छा है। तो मैंने इनको इंटरव्यू दिया अपने दूसरे, उसके बाद हमने एक और रैप लिखा था, उसका नाम था आवाज़, कश्मीरी हिंदूज के लिए। पर उस टाइम मेरा चैनल थोड़ा हैक वगैरह हो गया था, तो वो इतना रीच नहीं कर पाया, बट वो भी बहुत अच्छा था। फिर उसके मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि भगवान के लिए जब लिखा तो भगवान ने भी काफ़ी जगह जगह से नाम दिया, 2 न्यूज़ चैनल्स ने उसको कवर किया था गाने को। सीरियसली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग था ये, और इंस्पायरिंग के साथ साथ ना इंटरटेनमेंट भी था। बिकॉज हम लोग जब देखते हैं ना एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये इस लाइक का क्या कहते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, जो कभी अट्रैक्ट नहीं होती आपस में। ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी है, मैं बताता हूँ कैसे। आपने कभी रामायण पढ़ी है? आपको बोरिंग लगती है जिस तरीके से कैरेक्टर्स लिखे गए हैं? महाभारत, वो पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा गूज़बम्प आ रहा है, गुस्सा आ रही है, फिर एकदम से प्यार आ जाएगा, एकदम से वो रोलर कोस्टर राइड है इमोशन का। ये एक्चुअली हमारे साथ प्रॉब्लम थी कि हमने कभी ठीक से ट्रांसफ़र नहीं किया। मैं बताता हूँ कहानी लिखने का एक कीड़ा, मुझे भक्ति वाली वीडियोस को फिल्म बनाने का कीड़ा मुझे आया कैसे। मैं इस्कॉन में जुड़ा तो मेरे मेंटर है हिज ग्रेस आश्रय कृष्णपुर जी, मुझे वो मैं भूल ही नहीं सकता। वहाँ से मेरे दिमाग में आया था कि अब मैं शॉर्ट फिल्म्स ही बनाऊँगा। DPS में हमारा एक ग्रुप होता है, जैसे कि VL1 VL2, तो VL4 DPS ग्रुप था। ये 2018 की या 17 की बात है। उन्होंने मुझे बताया कि देखो पुराणों में और उपनिषदों में कितना इंटरटेनमेंट है और कितना लिखने वाले ने ऐसा लिखा है कि आपको खुद लगेगा कि ये आपको विजुअल्स आने लगेंगे। तो कहते हैं, तो मुझे बोला दीप प्रू बना सकते हो। उस टाइम छोटी छोटी वीडियोस बनाता था बीवी की वाइन की तरीके से, बस गाली नहीं देता था पर मैं हरकतें, मतलब मैं बनाता तो बचपन से आ रहा हूँ। तो मुझे देख के उन्होंने सारा किया था। तो कहता देखो, रावण जब पहली बार यमराज जी से लड़ने गया, अपनी सेना लेके जाता है, तो देखता वो नरक में जा रहा, तो देखता बहुत भयानक दृश्य आने लगते हैं। रावण की सेना थोड़ी घबरा रही है, क्योंकि रावण लोगों ने कांड बहुत किए हैं, पर इतना भयानक दृश्य उन्होंने भी नहीं देखा कि तेल में तल तल के मार रहे हैं, चीखें निकल रही है, और रावण भी थोड़ा घबरा रहा है, बट अपने आप को मोटिवेट करा रहे, दुनिया जीती है, इस यमराज को हरा के सबसे पावरफुल हो जाऊंगा, इंद्र को तो हरा ही चुका हूँ। तो वैसे जा रहा है, धक 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 धक, सारे लोग डर रहे हैं, क्योंकि जितना अंदर जा रहे हैं, यमराज के जितने करीब जा रहे हैं, उतना ही स्कैरी मूवमेंट हो रहा है। धक 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 चल रहा है, फिर हड्डियाँ दिख रही है चारों तरफ, लाशें पड़ी हुई है, चीखें निकल रही है। रावण घबरा रहा है कि ये यार इसको सही लोगों से पंगा लेने आ रहे हैं ना। फिर एक जगह खड़ा होता है और फिर थोड़ा बहुत परेशान करने लगता है, उनके यमराज जी के जो यमदूत है उनको मारना स्टार्ट करता है। फिर सडनली दूर से एक आवाज़ आती है चीखने की। रावण यूँ देखता है कोई आ रहा है, तो फिर हल्का सा धुआं 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 चारों तरफ, और बड़ी जोरों से चीखें निकलना स्टार्ट हुई है। और रावण कह रहा है यार जो भी आ रहा है कोई भयानक व्यक्ति है।
यमराज जी के बगल में दो उनके सेनापति टाइप के होते हैं, शायद मृत्यु इस टाइप के कुछ, और वो भी बड़े भयानक सा। और एक बोट दिखती है उसके ऊपर, उस पर 3 लोग हैं, एक बोट है और बोट पे ऐसे हुक लगे हुए हैं, और वो हुक जिसको टच कर रहे हैं, रावण के जिस सेना के जिस आदमी को टच कर रहा है, तुरंत ही प्राण निकल जा रहा है। और रावण देख रहा है कोई आ रहा है और मेरे आदमियों को बस बोट टच कर रही है और वो तो मर जा रहे हैं, आत्माएं निकलती है। रावण डरने लग रहा है कि यार जो भी आ रहा है ये आसान व्यक्ति नहीं है। फिर ध्यान से देखता है तो एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पे बाल की जगह सांप है और मुंह से आग निकल रही है। ये यमराज जी का रुद्र रूप है। यमराज जी के 2 रूप है, सुंदर भी है और एक ये वाला रूप है। और रावण देखता है कि ये क्या है, और फिर बगल में जो उनके जो यमराज जी के सैनिक है वो एकदम से उछलते हैं, स्लो मोशन में रावण के पास जा रहा है, रावण से कांप रहा है। और रावण देख रहा है ये लोग तो भाई मारते हुए आ रहे हैं, और फिर एकदम से यमराज जी सीधा रावण के बगल में ऐसे बैठते हैं, यूँ खड़े होते हैं, और बस यमराज जी रावण को देख रहे हैं और रावण ऐसे कांप रहा है, और यमराज जी एक झापड़ मारते हैं रावण को और रावण बेहोश। अब सोचो इस तरीके से हमारे पुराणों में, उपनिषदों में रावण को और यमराज जी का दृश्य लिखा है। अब सोचो ये कौन कहाँ से बोरिंग है, कॉमिक कुछ नहीं है इनके सामने। तो जब मैंने ये सुना ना तो मेरे दिमाग में आ गया था कि ओके ये करना है। सही बात है। एक्चुअली क्या है ना मुझे, मैंने ये चीज़ इसलिए बोली एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल, जो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं, दोनों नॉर्थ पोल को भी अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए बोला बिकॉज हम लोग ना क्या है मतलब मटीरियलिस्टिक एजुकेशन को भी देखें ना तो कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाते हैं, जैसे कि फिजिक्स वाले एक हैं, बहुत ज़्यादा उनका भी बहुत अच्छी टीचिंग है उनकी। बट कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जिनकी वजह से ना ये एजुकेशन का नाम खराब हो गया है। वो ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं जिस वजह से एजुकेशन लेने का मन नहीं करता। बट क्या है ना, आर्ट है ना, यस एजुकेशन इज ऑल्सो आर्ट। बट आपका जो ये चैनल है शिक्षार्थकम, उसके अंदर जब हम ये देखते हैं ऐसे रैप है इतने बढ़िया बढ़िया, और साथ में आपके शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो एजुकेशन को भी एंटरटेनमेंट पर्पस के साथ लिया जा सकता है। हाँ। ये एक बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, एक नया इनोवेशन एक्चुअली है। दिक्कत यह है कि हमने कार डेवलप करी, हमने बड़े बड़े इंजन, हम हवा, मतलब हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस किए, पर जो जिससे टेक्नोलॉजी बनती है वो एजुकेशन, हमने आज भी वो रद्दर रखा हुआ है, इसको हमने और डेवलप नहीं किया। इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। मैंने देखा था कई पता नहीं कहाँ के टीचर थे, वो पढ़ना भी नहीं जानते पर सरकारी टीचर बन गए। तो जाहिर सी बात है ऐसा व्यक्ति अगर इतनी बड़ी पोजीशन लेगा तो बच्चों को क्या देगा। जिस तरीके से ना जैसे अपने प्रोफेशन से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, और टीचिंग भी एक तरीके से प्यार ही होना चाहिए। अगर आपको अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं है, टीचिंग से प्यार नहीं है, तो आप इनोवेशन कैसे करोगे। आप जस्ट कहते हैं ना नौकरी कर रहे हो ज़िंदगी जीने के लिए, तो वही हो रहा है एजुकेशन में। पढ़ाने का फायदा क्या है? हाँ, जैसे मेरी इंग्लिश टीचर थी, वो व्यक्ति, मतलब मैं तो बहुत बुरा स्टूडेंट रहा हूँ इंग्लिश का, बट वो मेरे को देखा था, वो इतनी पैशनेट थी ना, अर्चना मैम हमारी, मतलब पढ़ाने के लिए वो पागल थी। कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा, ये टेक्निक देखो, इस तरीके से समझ ले, इस तरीके से समझ ले। वैसे एक हिस्ट्री की टीचर थी, वो हिस्ट्री पढ़ाती थी, मुझे याद हो जाता था, और कोई पढ़ाते तो समझ ही नहीं आता था। मैं हिस्ट्री में टॉप कर गया। मैम कह रही है कौन है, तू हिस्ट्री कैसे याद कर पा रहा है। मैंने कहा पता नहीं आप कैसे समझा रहे हो, मैं टॉप कर गया। और आज देखो शिक्षार्थ का मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या है, अब बहुत ज़्यादा आपका चैनल इतना बढ़िया, तो आज कुछ हमने टॉपिक भी कुछ इस प्रकार का ही निकाला है, जेनजी या सनातन धर्म। ये थोड़ा सा टॉपिक भी वैसा है। तो जेनजी के बारे में और सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते समय आपसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगा, कुछ LGBTQ पर कुछ बताइए आप। LGBTQ+, जो भी है, सवाल क्यों पूछ रहे हो उससे? तो इस पर आपको क्या है? मेरे इस पर ऐसा कुछ हेट वाला नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत इन लोगों के साथ समय नहीं बताया, जितना है वो पढ़ा है, वीडियोस देखी है। तो कुछ चीज़ों से मैं बहुत सहमत करता हूँ, और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जिनसे मैं एग्री करता हूँ कि हो सकता है एक व्यक्ति की जो पसंद है वो सेम जेंडर को लेके हो सकती है, तो मैं उसको अब, क्योंकि देखो अब उसको पसंद आ रहा है तो उसमें क्या ही कर सकते हैं। अब जैसे मैं नेचुरली अट्रैक्ट होता हूँ वुमेन्स के प्रति, कुछ लोग नेचुरली अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं मेंस के प्रति, तो उसमें अब मैं इसमें क्या बोलूँ। बट इसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो आप अपनी बात, ये एक सब्जेक्ट लगता है जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। अब जैसे मैं मैन हूँ, मैं अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए क्या करूँ, मतलब लड़ाई करूँ रोड पे, पत्थर वत्थर मारूँ, सरकार को गाली दूँ, पर जिस तरीके से अब जो प्रोटेस्ट होते हैं LGBTQ के, मैं उससे बस एग्री नहीं करता। जैसे अभी मैंने देखा था एक प्रोटेस्ट हो रहा था LGBTQ का। ठीक है, आपको भी समाज में इक्वलिटी चाहिए,
ओके आई रिस्पेक्ट दैट, पर आप ये नहीं बोल सकते ना कि हिंदू टू एफ, है ना, ये सब वर्ड यूज नहीं कर सकते। मैंने देखा उस प्रोटेस्ट में हिंदू धर्म को गाली दी जा रही थी, और ऑल दो अगर मेजॉरिटी हम हिंदूज हैं और तुम प्रोटेस्ट कर पा रहे हो तो हम एनीवे आपके अगेंस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, पर आप हमें गाली क्यों दे रहे हो? तो वो चीज़ को मैं नहीं सपोर्ट करता। एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है, वो भी इसी कम्युनिटी से आती हैं। वो कहती है कि आप लोग शादी करते हो तो ढोल नगाड़ा दिखाते हो, हम अपनी परेड भी ना निकालें। पॉइंट यह है कि हम शादी में किसी के धर्म को, किसी कम्युनिटी को गाली नहीं दे रहे ना। आप तो प्रोटेस्ट में ये सब कर रहे हो, तो ज़बरदस्ती शादी को और उससे कंपेयर क्यों कर रहे हो? तो मेरा बस यही है कि इस ओके हो सकता है, ठीक हो, बट जिस तरीके, और पॉइंट ये है कि फिर ये कितना है। अब जैसे LGBT को समझ में आता है, अब प्लस भी जुड़ गया है, उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर मैं किसी अपने आप को मैं जो समझना चाहूँ समझ सकता हूँ, कल को अगर आज मैं अपने आप को लड़का समझूँ, कल लड़की समझूँ, इस माई चॉइस। जेंडर एक्चुअली चॉइस नहीं होती, चॉइस कपड़े हो सकते हैं, शरीर बदलना चॉइस नहीं होती। वो जो दिया गया है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर आप कपड़ों को लिटरली शरीर को लिटरली कपड़ों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप ये बोलने से कि भाई अपने आप को, मैं कोई लड़का ये बोले कि मैं लड़की अपने आप को समझता हूँ, तो ऐसा नहीं होता। अब रिसेंटली वो हुआ था ना ओलंपिक, तो एक मेल बॉक्सर फीमेल से लड़ा क्योंकि वो अपने आप को फीमेल समझता था, पर जब उसको वो पंच मार रहा था तो वो मेल की बॉडी पंच मार रही थी। आप कॉन्शियसली अपने आप को कैसे देखते हो, आपकी चेतना कैसी है, आपका मन में अपने आप को कैसे आप देख रहे हो, वो अलग बात है। शरीर से जब आप घूसा मार रहे हो तो वो मेल बॉडी का घूसा है। और अब मानो देखो, वो लड़की खुद बोल रही थी 3-4 पंच लगे, मुझे लगा कि मैंने इतने हैवी पंचेस नहीं खाए कभी। तो बायोलॉजिकली तो आप मेल हो, तो आपको इस बात को कंसीडर करना पड़ेगा, ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप रिजेक्ट करोगे तो आप रेप भी कर सकते हो, और हो रहा है। कितने लड़के हैं इस चीज़ का फ़ायदा भी लिटरली उठा ले रहे हैं। हाँ, लड़कियों के टॉयलेट में चले जाते हैं अपने आप को लड़की कह के। यहाँ पे हम आज भारत में लड़का लड़कियों के ठीक से टॉयलेट नहीं बना पाए, अब लोग कह रहे हैं नहीं इतने सारे जेंडर्स आ गए, किस किस को करेंगे। तो ये मतलब इतना ये सीरियस सब्जेक्ट है, पर इसको लोग जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें प्यार की आज़ादी दे दो, ये दे दो, तो भाई ये मुझे थोड़ा नॉनसेंस लगता है। अभी मेरे वहाँ हुआ था ना, तो मैं देखा वहाँ पे पब्लिक में किस करने की अनुमति चाहिए थी। तो मैंने कहा अगर दिस इज कॉल यू प्रोटेस्ट और अपनी आज़ादी को ये समझते हो तो फिर मेरे लिए बेशर्मी क्या है। तो अगर आपको लगता है आप LGBT हो, आप हक मांगो कि देखो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, हम भी साइंस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम भी देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बॉर्डर पे हम भी लड़ना चाहते हैं, देश में इतनी इश्यूज है, हम आना चाहते हैं उसमें, तो हमें इसके लिए राइट्स दो। सर्व करने के लिए राइट नहीं मांग रहा कोई सेवा का भाव नहीं दिखा रहा, सबको चाहिए कि मुझे एंजॉय करने दो। फिर भैया कि एक समय के बाद हर जेंडर कहेगा कि मैं तेरे से सुपीरियर। अभी हम लड़का लड़की में ही परेशान है कि दोनों आपस में क्या कहना सुपीरियर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इतने जेंडर्स आ जाएंगे, सब एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, जेंडर क्राइसिस हो रहा है। तो बजाय कोई ये कहने के लिए कि वी वांट टू सर्व, कोई नहीं बोल रहा कि मैं एक आदमी हूँ, मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं वुमेन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, सेवा करना है, नहीं, एंजॉय करना है, राइट्स दो, पर कैसे यूज करना है वो हम अपने पे देख लेंगे। तो आगे चल के डिजास्टर होने वाला है। मुझे तो मेरा ये लगता है, आपका क्या कहना है? देखिए मेरा कहना तो खैर जो यही सही बात है, हम जो बोल रहे हैं एकदम मैं एग्री करता हूँ आपसे एकदम, जो आपने सही बोला एक बार। अच्छा, मैं इसी के रिलेटेड ना आपसे थोड़ा स्क्रिप्चरिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहता हूँ कि स्क्रिप्चर्स में क्या दे रखा है LGBTQ+। स्क्रिप्चर्स बहुत क्लियर है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हमें शरीर मिला है हमारे प्रीवियस बर्थ के हिसाब से। आपने क्या इच्छा रखी होगी, आपकी क्या चेतना रही होगी, आपके क्या एक्शंस और कर्मास रहे होंगे, उसके आधार पे आपको एक बॉडी मिलती है इस संसार को एक्सप्लोर करने के लिए या फिर कर्मास भुगतने के लिए। बट एट द एंड स्क्रिप्चर्स ये कहता है कि हमें अपनी बॉडीली कॉन्शियसनेस से, आइडेंटिफिकेशन से भी ऊपर उठ के हमको अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम सोल हैं, हम भगवान के दास हैं, हमारा एक पर्पस है टू सर्व एंड गो बैक टू गॉड हेड। हमारा इस संसार में एंजॉय करने का नहीं है, क्योंकि एंजॉय के साथ दिक्कत ये है कि फिर वो बढ़ता चला जाता है। अब लोग एनिमल सेक्स भी कर रहे हैं, लोग बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, डेड बॉडीज़ के साथ भी कर रहे हैं, और उसको भी बाद में जेंडर कर देंगे।
अब जैसे जो डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है उसको नेक्रोफेलिया करके कुछ टर्म दिया गया है, जो बच्चों के साथ करते हैं उसको भी एक टर्म दे दिया गया है। तो ऐसे टर्म बनाते चले जाओगे बट ये ख़त्म कहाँ होगा। पर आप ये नहीं समझ रहे कि इन्जॉयमेंट की जो टेंडेंसी है यही तो प्रॉब्लम है ना। आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करोगे उतना ही ज़्यादा पागल होते जाओगे। तो शास्त्र बहुत क्लियर है कि हमें इन्जॉयमेंट टेंडेंसी से हटके अपने आप को बॉडी नहीं बल्कि आत्मा समझते हुए भगवान को सर्व करना है, सोसाइटी को सर्व करना है। और अगर आपको देश में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करके चले जाइए, वापस भगवान के साथ जाना है। धरती पे अब यहाँ पे चल रहा है ये कि अपने आप को बॉडली से इतना ज़्यादा अटैच करते चले जा रहे हैं हम लोग कि उतना ही उलझते चले जा रहे हैं। अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के कहते हैं अपने लस्ट को इस तरीके से सेटिस्फाई किया जा रहा है कि उसको जेंडर बोला जा रहा है। कोई आदमी डेड बॉडी के साथ कर रहा है वो जेंडर है, एनिमल्स के साथ कर रहा है वो जेंडर है, बच्चों के साथ कर रहा है वो भी जेंडर हो गया, लड़के लड़के आपस में करे जेंडर हो गया, लड़की लड़की आपस में करे जेंडर हो गया, जो सबके साथ फिजिकल हो रहा है वो जेंडर हो गया, जो चेयर के साथ करना चाहता है वो जेंडर हो गया। मतलब अब ये क्या है। तो मुझे इस चीज़ के मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, तो मैं इसमें क्या बोलूँ। मेरे को खुद लगता है कि हम तो शास्त्रों में ये बोलते हैं कि इवन एक मैन को कोशिश करना चाहिए कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे, अपना ब्रह्मचर्य बचाए और सेक्सुअलिटी से डिस्टेंस होके आदमी को भी और औरत को भी थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए। और अब नई सोसाइटी आ रही है कि वो जितना ज़्यादा घुसो पता नहीं कहाँ जाएगी। अभी मैंने एक बच्चे को सुना था, वो कह रहा है कि मैं अपने आप को 40 साल का आदमी समझता हूँ तो मैं बियर पी सकता हूँ। बात सब समझने की तो है, कुछ भी समझ सकता हूँ। एक औरत ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता आंखों की ज़रूरत क्या है, आंखें फोड़ ली। समझने को मैं तुम्हारा पिता समझ सकता हूँ अपने आप को। ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं तेजी से, कल को कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है कि आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज चाइल्ड, तो मैं किसी चाइल्ड के साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। तो ये क्या, इसको कैसे फिर करोगे? इसका कोई एंड तो होना चाहिए ना। हम बस बढ़ाए जा रहे हैं। सोसाइटी को इतनी लिबर्टी मत दो कि फिर वो नॉनसेंस चीज़ें हरकत, डिजास्टर आने से पहले समझ जाना चाहिए। अब देखो, मैंने जितने भी LGBT क्योंकि प्रोटेस्ट देखे विदेश में, वो पब्लिक में नंगे हो जाते हैं। व्हाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे वुमेन्स नंगियाँ हो रही है। मुझे समझ नहीं आया ये कैसा प्रोटेस्ट है, कैसा प्रोटेस्ट है? नंगे हो गए तुम लोग। अगर ये प्रोटेस्ट है तो, और ये है जेंडर के लिए लड़ाई करना, तो सर मैं तो नहीं सपोर्ट कर सकता। और इसको कहाँ तक लेके जाओगे? तो भाई आपने सही बोला एकदम, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। लिटरली काफ़ी ज़्यादा ना ये जो चीज़ें हैं, ये जेंडर क्राइसिस हो रहा है हमारे देश के अंदर ना, बहुत ज़्यादा। और इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको डील कर रहे हैं, उसके फिर कहाँ जाएगा ये? बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्चुअली ना कि एक रियल नॉलेज मिले, कॉन्शियसनेस थोड़ी लोगों की अपलिफ्ट हो। हम लोग क्या कहते हैं इसके प्रति कोई हेट नहीं फैला रहे हैं, बट एटलीस्ट आप अपने खुद के तो कॉन्शियसनेस में खुद जो कर रहे हो उसके प्रति तो आप क्लैरिफाई रहो। हमें बॉडी से अटैच नहीं, बॉडी से ऊपर उठना है। एटलीस्ट बॉडी वाले कार्य भी कहाँ कर रहे हैं? जानवरों के अंदर ऐसा थोड़ी है कि इवन एनिमल्स के अंदर भी, एनिमल्स ही बॉडी में रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट एंजॉयमेंट भी वो कैसे कर रहे हैं कि उनको पता है कि किसके साथ क्या करना है। रेगुलेटेड है वो, हमसे ज़्यादा रेगुलेटेड है। यहाँ पर तो क्या है, मतलब अभी पीछे एक आया था कि जिसमें 4-5 लोगों ने मिलकर चमेलियन का रेप कर दिया है। हाँ, मैंने देखा। अब वो बोल सकता है कि मैं खुद को ये समझता हूँ। तो मतलब जेंडर क्राइसिस है, ये जेंडर क्राइसिस ही और क्या है इसके अलावा एक्चुअली। तो इससे हमें थोड़ा सा करने के लिए कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट करनी है। मैं ये भी सोचता हूँ कि अभी आप देखो, बहुत ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर्स नहीं आ रहे, बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं हो रहे। आईफोन को भी अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ही चेंज हो रहा है। एक दौर था, बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिलॉसफीज आए और क्या कहते हैं उसे, नोबेल प्राइज विनर्स आए थे। एक दौर था 90s का ना, कितना कुछ हुआ। अब उस हिसाब से नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को नहीं सुनने में आ रहा। क्योंकि ज़्यादा हमारी सोसाइटी का जो क्रीम है वो तो उलझा हुआ है इन सब चीज़ों में, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा? ज़िंदगी का बहुत अच्छा खासा समय वो किस में दे रहा है? ये समझने में कि मैं लड़का हूँ ना, और आधा समय ज़िंदगी का उसने ये दिया। 25 के बाद उसे समझ में आ गया कि चलो मैं ये हूँ। अब पढ़ते हैं वही है। जैसे कि इसको एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे मैंने खुद अपना एग्जांपल एक सोचा कि ये एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि हमारे को कोई कार मिली है, ऑडी मिली है। अब मैं उस ऑडी कार को समझ रहा हूँ यार ये तो मारुति सुजुकी 800 है। मैं इसको वही क्या कहते हैं, रिसर्च कर रहा हूँ उस पर कि ये मारुति सुजुकी 800 है या फिर क्रेटा है, और गाड़ी है। उसमें से रिसर्च में निकाल दिया मैंने, ऑडी का टाइम निकल गया, 15 साल निकल गए ऑडी के, अब उसका बेचने का टाइम आ गया। और अब मैं सोच रहा हूँ अरे नहीं ये ऑडी है, मैं तो ऑडी ही थी मेरे पास गाड़ी, मैं ही बेवकूफ़ था जो क्रेटा या फिर मारुति 800 समझ रहा था। अब मैं चलाऊंगा तो अब चला पाएगा वो, उसे नहीं चला पाएगा।
तो यही बेसिकली है कि जो आपको चीज़ मिल गई है, जो शरीर मिल गया है, उसी को थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए आपको, आपकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वो कर सकते हो आप। हाँ, मतलब अब तो सोसाइटी एक्सेप्ट भी करने लगी है। अब इतना प्रोटेस्ट करके क्या दिखाना चाहते हो? फिर वही है कि कंपटीशन चल रहा है, वुमेंस डे बनाओ, मेंस डे बनाओ, लेस्बियंस डे बनाओ, गेज डेज बनाओ, बस यही बनाते रहो। 365 दिन अलग डे बन जाएंगे। मुझे इतना नहीं लगता। मुझे लगता है कि कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो आप अच्छा करिए, आप भगवान का प्रचार कीजिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप करिए कुछ अच्छा तो फिर सपोर्ट भी करें। ऐसे भीख मांगने से थोड़ी कोई सपोर्ट करेगा। हम लोगों ने भी अपने हक के, जब तक आप कुछ करोगे नहीं ना, तब तक कोई आपकी वैल्यू नहीं समझता। और आप जिस तरीके से अभी हो रहा है ग्लोबली, वो इतना अप्रिशिएटिंग तो नहीं लगता मुझे। सही है भाई। मैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ये है ना, कोशिश करनी चाहिए कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्लैरिफिकेशन तो लेके आओ अपने थॉट प्रोसेस में। क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। ठीक है मुझे, तो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या जो क्रिकेट के रिलेटेड पूछ रहा हूँ, क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हमारे देश के अंदर बहुत पॉपुलर है। इवन बच्चा रास्ते में चलते चलते ऐसे बॉल करता है, अभी भी ऐसे करते करते हाँ। तो मतलब काफी सारी, मैं खुद बहुत ज्यादा क्रिकेट का फैन हूँ। लिटरली आई एम डाई हार्ट फैन। मैं खुद चाहता था क्रिकेटर बनना। एक टाइम था जब मैं इंडिया चाहता में फौजी और क्रिकेटर तो हर बच्चा जन्म में बनना ही चाहता है। क्रिकेटर तो मैं खुद बनना चाहता था। बहुत ज्यादा। अभी वर्ल्ड कप हारे ना, मैं सोचता था कि अगर मैं होता और मैं ऐसे करता तो मैं जीता। हाँ, तो ये हर बच्चे का है तो सीन। तो इससे रिलेटेड मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आईपीएल इंडिया के अंदर जब आया 2008 में, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट था, बढ़िया था। उससे T20 क्रिकेट में इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया। तो क्या आईपीएल जो आज के टाइम पर है, क्या आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, या क्रिकेट जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट ले लो या फिर लीग क्रिकेट ले लो, जो भी हर टाइप का क्रिकेट है, क्या ऐसा पैसा कमा के दे रहा है हमारे को? बिकॉज हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि काफ़ी जितने प्लेयर्स हैं ना, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हो गए या फिर अलग कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हो गए, जिनके जो बोर्ड है वो पुअर है, वो लोग ज़्यादा अपने बोर्ड को छोड़कर बाहर लीग खेलने के उसमें ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इससे क्या है ना, मतलब क्रिकेट का जो मोटिव बन गया है वो पैसा कमाना हो गया। आपका क्या इस पे मतलब वो है? तो एक्चुअली पैसा तो कमाना ही है ना, वरना इतने प्लेयर्स हैं, इतना पैसा है, इतना प्लेयर्स, अब 100,000 ऑफ प्लेयर्स हैं, सबको पे करना है। एक आईपीएल में लगभग 1000 लोग तो होते ही हैं जो बैक एंड में होंगे कम से कम भी। और वो मैं एक दोस्त है, वो आईपीएल का कई बार काम करते हैं, तो बताते हैं इतना टीबी डाटा ट्रांसफ़र होता है दिन का, उसको एडिट करना, लाइव एडिटिंग चल रही होती है। 60 कैमरे लगते हैं आईपीएल में, 60 कैमरे जो लिटरली फोकस करते हैं। और वो ऑर्डिनरी कैमरे नहीं होते हमारे तुम्हारे जैसे, वो होते हैं, वो हाई डेफिनेशन भी होते हैं। उस कैमरे का लिटरली नाम है, वो चांद को खींच सकता है, इतना हैवी मेगापिक्सल का होता है। उसका लेंस करोड़ों का होता है, क्योंकि मैंने तो देखा है, एक मेरे दोस्त थे, वो वर्ल्ड कप भी उन्होंने शूट किया था, तो वो बता रहे थे कि लेंस ही 1 करोड़ का है, उसके बाद कैमरा अलग है। और वो मैं ऐसे जूम करता हूँ, चांद भी देख लेता हूँ। तो इस लेवल का सोचो वो होता है। तो जाहिर सी बात है, इतना खर्चा हो रहा है, फिर ऊपर से होटल्स हैं, तो पैसा नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं से तो पैसा आ ही रहा होगा ना। तो आईपीएल इंटरटेनमेंट के साथ बहुत बड़ा बिजनेस है, और मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो पहले ज़माने में जो लोग क्रिकेटर बनते थे, जैसे कपिल देव, ये सब लिटरली में आर्मी ऑफिसर्स थे। तो इनका नेचुरली देश के प्रति बहुत था कि यार, क्योंकि आर्मी ऑफिसर है, देश के लिए खेलते थे, तो देश को रिप्रेजेंट करते थे। तो एक देशभक्ति का भाव समय के साथ जुड़ा। अभी जो क्रिकेटर्स आते हैं ना, ये स्पोर्ट्समैन बन के आते हैं कि मुझे खेलना। जैसे एक्टर है, वो है इंडिया का है तो इंडियन फिल्में करता है, पर ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा देशभक्ति का भाव हो जैसे सोल्जर्स का होता है। तो पहले के जो क्रिकेटर होते थे वो लिटरली सोल्जर होते थे और स्पोर्ट्स में डाले जाते थे। अभी स्पोर्ट्समैन सिर्फ स्पोर्ट्समैन है, वो कोई आर्मी की ट्रेनिंग लेके देशभक्ति का भाव नहीं डेवलप करता। तो इसलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े क्रिकेटर्स में अब जो बड़े बड़े हैं वो गुटखा बेचने लगते हैं। वो इतने वो देशभक्ति नहीं है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं आज देश में क्रिकेट बहुत बड़ा वो है, इंडस्ट्री है, और बहुत प्रॉफिटेबल भी है, उसमें बहुत पैसा है। और इंटरेस्टिंगली एक जो कैमरा लगता है वो भी करोड़ों का है, और ऐसे दर्जनों कैमरे लगे हुए हैं। तो पैसा बहुत है, तो पैसा लगा रहे हैं तो पैसा बहुत आ रहा है। और फिर सारे प्लेयर्स के अलग से फीस होती है, 1 लाख से लेके 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ तक चार्ज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें फिर अब जाहिर से अब पैसा तो चाहिए ना, इतना लगा रहे तो चाहिए भी, तो फिर जुआ भी प्रमोट हो जाता है।
फिर गैम्बलिंग हो रही है, गैम्बलिंग वाले ऐप्स हो रहे हैं। मैंने कई केसेस पढ़े थे कि जिस सो कॉल्ड ऐप को ये प्रमोट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इनकम, उसमें से कई लोग बर्बाद भी हो गए, कुछ लोग जीते भी हैं। मैं तो चाहूँगा भगवान सभी जीते, क्यों कोई बर्बाद होए, बट लॉस भी लोगों को बहुत हो रहा है। तो इनडायरेक्टली गैम्बलिंग प्रमोट कर देते हैं। और अभी मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मैं क्रिकेट लवर हूँ मतलब अभी भी हूँ। मेरे रूम में सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो हुआ करती थी जब कॉलेज डेज में। मैंने आज तक सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी की अपने रूम में फ़ोटो लगाई है। भगवान जी की होती थी, साईं बाबा की होती थी, और फिर मैं लगाता था सचिन तेंदुलकर मेरे गेट में बड़ी सी ऐसे करके सचिन तेंदुलकर खड़ा हुआ है। फॉर मी सचिन तेंदुलकर वॉज क्रिकेट। और पर मैं देखा कि उन लोगों में ना उस दौर में लोगों में देशभक्ति ना अच्छे से दिखती भी थी। अभी इतना नहीं। अब मतलब थोड़ा इरिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि यार मैं एक क्रिकेटर, मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटिंग इंडिया, मैं गुटखा बेचने लग रहा हूँ, मैं गैम्बलिंग वाली ऐप प्रमोट कर रहा हूँ। जेंटलमैन स्पिरिट नहीं दिखती है कि हालांकि इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सारे गेम। और ऑफ कोर्स इंडियन क्रिकेटर्स, ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिला नेशनल टीम में, तो आईपीएल्स की वजह से उनको मौके मिलते हैं और वो अपने टैलेंट को दिखा पाते हैं। जैसे यशस्वी जायसवाल हो गया, रिंकू सिंह हो गया, और कितने ऐसे अच्छे क्रिकेटर हैं जो आईपीएल की वजह से नज़र आए। तो आईपीएल का होना बहुत ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि जब फेम आता है ना, उसके बाद जो दूसरी कंपनीज आती है कि सर हमारे प्रमोट कर दो, उस समय आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर आप तो प्लेन से ट्रैवल करते हो, पर आपकी जो ऑडियंस है ना, वो अभी भी लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती है। तो आपने जिस इलायची को प्रमोट किया, वो एक्चुअली जो गुटखा है, फिर वो खाता है और फिर उसी ट्रेन में थूकता है। फिर आप कहते हो कि यार हमारा देश बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, गंदगी है। तो जब आपको मौका दिया गया था इस गंदगी को साफ करने का, तो आपने तो प्रमोट गुटखा कर दिया। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये था मुझे कि क्या जो मतलब बहुत सही बताया आपने कि पैसों की तो जरूरत है ही है, गेम को कैसे चलाएंगे पॉसिबल ही नहीं है। पहले के टाइम पर तो खैर इतना नहीं लगता था, बोर्ड हमारा इतना अच्छा, इतना बीसीसीआई जो था, वर्ल्ड कप जब हमने पहला जीता था उस टाइम तो बहुत गरीब बहुत गरीब बोर्ड था। बट उसके बाद फिर स्पॉन्सरशिप्स आई, बोर्ड हमारा आज के टाइम पर द रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड है। तो क्या है, बट ये मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या इस पैसों की वजह से क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है, जो क्रिकेट का जो स्पोर्ट्स खेलने का जो एज अ स्पोर्ट है, वो क्या वो खत्म हो रहा है? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो नहीं खत्म हो रही, वो तो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं जेंटलमैननेस थोड़ी सी, कहते हैं, अब ये वर्ड है या नहीं है मुझे पता नहीं, बट वो चीज़ मुझे कम होती दिख रही है। क्योंकि अब क्रिकेट ना बहुत ज़्यादा मनी वाला गेम हो गया, पैसा 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 पैसा। अब जैसे सहवाग का एक स्टेटमेंट था ना कि आप मुझे इतना कम पैसे दे रहे हो, थोड़ी आऊँगा ऑस्ट्रेलिया खेलने। तो ऑफकोर्स इस बात तो सही है कि हो तो रही है, ऐसा देखने को मिलता है। बट अभी भी स्पोर्ट्समैनशिप है एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने देखा है, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं अभी भी। कई बार हमारे प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स की मदद कर देते हैं, और इतना कुछ हो रहा है, पर स्टिल जब मौका मिलता है तो वो जेंटली ट्रीट करते हैं, ठीक है ये बैट रख लीजिए। वो कोशिश करते हैं कि अपने इस मैच के थ्रू भी जितना हो सके सो कॉल्ड जो हेट डेवलप हो रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा या जो रिलीजियस लीडर्स के द्वारा बन रही है, उसको कम किया जाए। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कर भी सकता है। और हमारे इंडियन क्रिकेटर्स अगर देखोगे ना, कंपैरेटिवली नेबर्स कंट्री के जो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं, वो लोगों में इतना नहीं दिखेगा। पर हमारे इंडियन क्रिकेटर्स अभी भी जब जाते हैं तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि स्पोर्ट्समैनशिप अच्छी रहे। बट वो ये कि जब पैसा मिल रहा है तो कई बार गलत चीज़ें प्रमोट कर देते हैं, तो वो चीज़ को वो है, स्पोर्ट्समैनशिप तो है, बट कहीं ना कहीं मनी के साथ साथ इरिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखी जा रही है। सही बताया मुझे आपने। बेसिकली क्रिकेटर्स का तो खैर है ये चैलेंजेस, बट फिर भी क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन इन इंडिया एक्चुअली। फेस्टिवल की तरह बनाया जाता है। जब जैसे वर्ल्ड कप अभी इंडिया में हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, तो लिटरली वो फेस्टिवल की तरह ही सेलिब्रेट किया गया। आप मानोगे नहीं, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी ना, दिवाली का सीज़न था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने दोस्तों को बोला सब लोग लाइव रहेंगे, हम चीयर करेंगे छत, मुझे लगा कि यू जीत जाएंगे। तो मैं देखा अब इंडिया हार रही है, दिल टूट रहा है, तो मैंने फिर मैच छोड़ दिया। मैंने कहा सब माया ही है, सब नाम जपो भगवान का, क्या मैं फालतू चीज़ों में फंस रहा हूँ। मुझे एकदम से लगा, तो मैं उदास था। बट फिर मैं अपने जीजा के घर गया था किसी काम से, कुछ सामान डिलीवर करना था, तो मैं वहाँ से आ रहा था और मैं देखता हूँ पूरा मोहल्ला शांत, बिल्कुल भी, मतलब अगर मैं कोई जोर से ऐसे ताली मारूं ना तो गूंज जाए।
क्योंकि मैं देखा कि क्या चल रहा है, मैंने कहा ओके इंडिया इज़ अबाउट टू लूज़, अब कोई चांस ही नहीं है जीतने का। और मैं देख रहा हूँ एक आदमी ने पटाखा फोड़ दिया, तो एक व्यक्ति खड़ा था ऐसे बाहर, वो गाली देके बोलता है कौन पटाखा फोड़ा। मतलब लोग इतना ज़्यादा इमोशनल है कि दिवाली के एक दिन पहले लोग पटाखे नहीं फोड़ना चाह रहे, कह रहे किस खुशी क्या खुशी, मतलब राम को भूल गए क्रिकेट के चक्कर में। हालांकि पटाखे को लेकर वैसे विवाद रहता है, पर सोचो ना इतना सीरियस है लोग क्रिकेट को लेके कि उस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया उस दिन कि क्रिकेट जोक नहीं है इंडिया में, इसको जोक की तरह लिया भी ना जाए। इसको इसलिए क्रिकेटर्स को बहुत सीरियसली ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, मुझे लगता है कि वो जब पब्लिक में होते हैं तो उन्हें कैसे बोलना है, माइक पर भी ध्यान रखें और फील्ड पे भी ध्यान रखें, गाली कम ही दें, हमारे कैप्टन बहुत देते हैं। क्योंकि सीरियसली वो लोग देवता से कम नहीं है इंडिया में। देखो शाहरुख खान हिंदी वाली बेल्ट में तो चलेगा, इतना ज़रूरी नहीं कि तेलुगु में भी चले। रजनीकांत अपने वाली टोन में बहुत चल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके क्रेजी फैन दिल्ली में हो। पर क्रिकेटर की कोई लैंग्वेज नहीं है, इसलिए वो पूरे इंडिया में चलते हैं, वर्ल्ड में चलते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं है। जहाँ जहाँ क्रिकेट देखा जा रहा है वहाँ वहाँ सचिन तेंदुलकर के फैंस हैं, क्लियर कट्टर फैंस मिल जाएंगे आपको। पर ज़रूरी नहीं है कि शाहरुख खान के एग्जैक्ट उतने ही फैंस मिले। तो इसलिए क्रिकेटर जो है ना इंडिया में वो अलग ही लेवल पे है, और उनको भी ये जिम्मेदारी पता होनी चाहिए कि मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, मैं क्या पहन रहा हूँ, क्या खाने को सजेस्ट कर रहा हूँ। एटलीस्ट जो मैं खा रहा हूँ वही प्रमोट करूँ। जैसे रोनाल्डो का एक बहुत फेमस हुआ था ना, मैं ठीक से शायद नाम नहीं ले पा रहा, फुटबॉलर रोनाल्डो, तो कोका कोला रखी थी, उसने ऐसे हटाई और पानी की बोतल रखी थी। आपने अगर देखा हो तो उसने कहा था क्या फालतू चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, पानी पीना चाहिए ना। और कोका कोला के शेयर्स गिर गए, बहुत भयानक गिरे, सीधा गिरे, एक दिन में पता नहीं कितने करोड़ों का नुकसान हो गया। तो पर मुझे अच्छा लगा कि जो वो चीज़ कर रहा है, कह रहा मैं तो पीता नहीं हूँ तो मेरे सामने क्यों रखी है। मेरे फैंस कहेंगे कि मैं ये पीता हूँ क्या, मैं पानी पीता हूँ, अच्छे से पीता हूँ, हटाओ उसे। तो अगर क्रिकेटर्स भी, अगर आपको लगता है अगर आप नहीं पी रहे सॉफ्ट ड्रिंक तो क्यों प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं। मैं फेयर एंड हैंडसम बहुत लगाता था, मुझे लगता था सच में मैं हैंडसम हो जाऊँगा, क्योंकि मैं था एक ज़माने में इन लोगों का फ़ैन। तो मुझे लगता था ये झूठ क्यों बोलेंगे। भगवान की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग इनको। वैसे इनको भी समझना चाहिए कि ये नॉर्मल लोग नहीं रहे, अपने आप को आम आदमी समझना छोड़ दे। इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो चलो आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मुझे कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब के ज़रिए से ही हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं। आपको हमने इस यूट्यूब चैनल पे ही इनवाइट किया है। तो यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंडिया वर्ल्ड वाइड एक टीवी प्रोडक्शन से कम नहीं है। अब वो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, बहुत बड़ा हो चुका है लिटरली। जब 2012 में आया था तब तो यूट्यूब का नाम बेरली किसी ने सुना होगा, बट आज के टाइम पर तो यूट्यूब लाइक वाइड अलग ही अपना ही खुद की इंडस्ट्री है वो। हाँ, इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी। तो यूट्यूब में काफ़ी हर प्रकार के लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक चैनल है, जैसे आपका भी खुद का चैनल जेनरिक धार्मिक चैनल है, बट और भी कुछ ज़्यादा धार्मिक लोग हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा जो धर्म मतलब एकदम तत्व वाली बातें करते हैं। तो क्या उनका स्कोप है इस यूट्यूब चैनल पे? क्या यूट्यूब में उनका कुछ स्कोप है, धार्मिक चैनल होने चाहिए, या क्या यूट्यूब धार्मिकता को प्रमोट करता है, या फिर क्या सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है? एक्चुअली यूट्यूब का कोई भी टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब का ये टेस्ट है। यूट्यूब जो बना था डालो जो डालना चल रहा था, और अभी भी यूट्यूब ऐसा है। देखो कई बार हो सकता है वीडियो बहुत चल जाए। धार्मिक के साथ एक इशू है कि उसके हो सकता है हर वीडियो ना चले। जैसे अब कोई बड़े कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, उनकी कल्ट फॉलोइंग बन जाती है, तो उसके हर वीडियो मिलियंस में आ जाती है। पर धार्मिक का केस अलग है, क्योंकि ये थोड़े से बैठ के ही बातें करते हैं। तो होता क्या कि मैंने जो देखा है, इनके कुछ वीडियो शुरुआत में एक बहुत अच्छा चलता है, फिर ठहराव आ जाता है, फिर दूसरा धार्मिक व्यक्ति आ जाता है, वो बहुत अच्छा चलता है, फिर ठहराव हो जाता है। तो इनके फ्लक्चुएशन बहुत है। धार्मिक कंटेंट बहुत चलता है, बट फेस बदलते रहते हैं। कभी प्रेमानंद महाराज बहुत तेजी चलेंगे, फिर एकदम से बंद हो जाएंगे, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ जाएंगे, बहुत चलेंगे, फिर एकदम से अमोघलापुर जी आ जाएंगे, फिर एकदम एक साल वो बहुत चलेंगे, फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, फिर एक और आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने देखा धार्मिक कंटेंट लोग बहुत पसंद करते हैं, पर फेस लोग बदलते रहते हैं। तो बट हाँ, इसमें मुझे लगता है कंपैरेटिवली अदर्स कंटेंट क्रिएटर्स के, इंटरटेनमेंट के ऑफकोर्स मैं बात कर रहा हूँ, धार्मिक कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनको टफ ज़्यादा रहता है, क्योंकि इनको एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट श्लोकाज है, बहुत हायरली टीचिंग्स वाले सब्जेक्ट को
बहुत ही, हाँ, और हर बार आप नहीं दे पाओगे, सही बात है। तो इसलिए ऑडियंस इनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि हाँ पिछली बार आपने बड़ा मजेदार बनाया था, अब भगवत गीता के इस श्लोक को भी बताइए। अब हो सकता है इतना आसान नहीं है, तो कंपैरेटिवली, क्योंकि हमें मॉरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, हमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है, हमें अपने बिहेवियर का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखते हुए आपको एंटरटेन करना है। अभी क्या है, अभी एंटरटेनमेंट का लेवल बहुत गंदा हो चुका है, वल्गर, घिनौना। अभी मैंने देखा, मतलब अभी किसी ने मुझे वीडियो भेजी थी, उसमें कोई एक फीमेल लड़की आई है, मतलब उसने पता नहीं कुछ 2-3 बात बोली जो वाकई लड़कियां भी, कुछ लोग रिएक्ट कर रहे थे, तो लड़कियां भी कह रही थी कि मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती, इतना क्या डार्क कॉमेडी करना, मतलब छी। अब लोग इसको छी को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम उस लेवल पे नहीं गिर सकते, हमें अपना एक लेवल, अपना स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन करना है। तो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ऑडियंस नहीं मिल पा रही, क्योंकि अब ऑडियंस का टेस्ट गिरता जा रहा है। तो जब हम उन्हें देते हैं तो उनको लगता है कि क्या है यार, आ गए फिर से बाबा आदम के लोग। तो ये एक धार्मिक कंटेंट क्रिएटर बहुत फेस करता है। एक साधु जोक करे और थोड़ा सा डार्क हो जाए, हर व्यक्ति उसको गाली देने लगता है, पर वही कोई कॉमेडियन जोक करे, मजा आ रहा है, तो जज करते हैं। जज, हाँ। तो इस धार्मिक कंटेंट क्रिएटर, स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर्स की जो वाट लगती है ना, जैसे कई बार मैं फनी व्लॉग्स बना देता हूँ, तो मैं देखता हूँ आपको ये नहीं बोलना चाहिए, ओ माय गॉड आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। एक बार मुझे एक कमेंट आया कि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, पर आपने ऐसे कैसे बोला, आपने गाली कैसे दी। मैंने अपनी वो वीडियो बार बार देखी रिपीट, मैंने कहाँ गाली दी, तो शायद मैंने बोला अबे चल, वो कह रहा आप ऐसे लैंग्वेज भी यूज नहीं कर सकते, आप धार्मिक है। मैंने कहा वो शॉर्ट फिल्म का कैरेक्टर है, वो तो बोल सकता है ना, उसी कैरेक्टर को तो सिखाने के लिए हम आए हैं। नहीं ब्रो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, मैंने इज्जत खो दी। तो हम धार्मिक लोगों के साथ बहुत चैलेंज है। सही बात है, काफी ज्यादा। इवन मैं खुद ही, ये मेरा चैनल है, तो मैं काफी सारे ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ। इवन आपने भी अपने चैनल को ऐसा बताया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बोला एक शॉर्ट फिल्म मेरी वायरल हुई थी, टाइप ऑफ पीपल एट भगवत गीता स्टॉल। तो उसमें एक एक कैरेक्टर था ना, वो हर बार एक बॉलीवुड, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, यार हम लोग सीख रहे थे उस टाइम, अपने म्यूजिक नहीं बनाते थे, तो किसी भी सिनेमा का गाना लगा दिया, तो हमने भोजपुरी सिनेमा का गाना लगा के वो वाला रिंकिया के पापा लगाया, और एक ऐसे व्यक्ति आता है ऐसे खाते हुए, गीता देंगे क्या। तो मैंने वीडियो बहुत चली, बहुत लोगों ने पसंद किया, पर एक कमेंट आया, आई वुड लाइक टू मीट योर गुरु महाराज, आपकी भक्ति ठीक से नहीं चल रही है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। और वो बहुत सीनियर डिवोटी थे, तो मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाया, और वो डांटने में लगे पड़े मुझे कि ये सब नहीं करना चाहिए, आपके क्या टिकट है। फिर मैंने एक और वीडियो बनाई, भक्तों के रोडीज, वो वीडियो भी लोगों ने बहुत पसंद की। उसके बाद फिर मुझे कमेंट आया, भक्तों को बिगाड़ने में जितना आपका रोल होता तो किसी बाहर वाले का नहीं है। मैंने इसका पार्ट 2 नहीं बनाया। जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि पार्ट 2 लाओ, मेरे को मैं डरा हुआ हूँ। मैंने पार्ट 2 लिखा हुआ था, उसको मैंने सीरीज लिखे हुए थे, मैंने कहा ये सीरीज में बनाऊंगा। और वो अभी भी मैं देखता हूँ तो इतनी कॉमेडी की सीरीज थी वो, पर वो कमेंट आ गया कि ये लोगों बिगाड़ने में लगे पड़े। मैंने कहा यार हो सकता है आपकी वजह से लोग रोडीज देखेंगे, ये तो गलत कर रहे हो आप। मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने डर के मारे उसको बनाया नहीं। तो हम लोगों को हमारी ऑडियंस डांट रही है, बाहर के लोग हमें तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, आपने अबे कैसे बोल दिया, डांट रही है। फिर कंपटीशन इतना हैवी है, उसको मैच करना है। अब मैं जितना अच्छा रोस्टर बन जाऊँ, मैं कैरी मनाटी को नहीं बीस कर सकता। अच्छा बुरा बात की बात है, पर ही इज द बेस्ट। तो एक तो कंपटीशन, आप कह रहे हो कि प्रो अवेंजर लेवल कुछ बनाओ, लिबर्टी आप हल्का सा नहीं दे रहे, व्यूज गिरते चले जाते, कभी एकदम से बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, कभी गिर जाते हैं। तो धार्मिक कंटेंट क्रिएटर्स को चैलेंज तो बहुत है। इसलिए क्या धार्मिक चैनल इसका है ना, जैसे मेरा खुद का स्पिरिचुअल कंटेंट है ज़्यादा, बट मैं उसको ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जेनेरिक टर्म में प्रोवाइड कर दूँ। तो उसमें होता क्या है ना कि जब मैं स्पिरिचुअलिटी करता हूँ तो सामने वाला व्यक्ति, जब मैं रियल लाइफ में मिलता हूँ उसे, दोस्तों में तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चल जाती है, तो थोड़ी बहुत मजाक कर दो, वो तो तू तो बड़ा धार्मिक आदमी है यार, तेरा तो चैनल है यार, तू ऐसी बात कर रहा है, तेरे से उम्मीद नहीं थी। तो मतलब जज करने लग जाते हैं, आप समझ रहे हैं ना उसको। हाँ, थोड़ा डिफिकल्टी है ये, बट फिर भी बाय गॉड ग्रेस प्रयास करते रहेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या है, ये जो यूट्यूब जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर गंद नहीं होना चाहिए सिर्फ, और अच्छी चीज़ें भी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसीलिए क्या है, ये धार्मिक जो है चाहे डिफिकल्ट है,
और जितने भी मेरे अगर जितने भी हमारे दर्शक हैं जो यूट्यूब खोलने का ट्राई कर रहे हैं, उनको भी यही सलाह देना, आप भी सलाह यही देना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं, खोले चैनल बट थोड़ा सा सभ्यता को मेंटेन करते हुए, एथिक्स को ध्यान रखते हुए। मतलब मैं ये सोचता हूँ यार, मेरी सिस्टर देख रही है, मेरी मम्मा देख रही है, ठीक है हो सकता है गाली दे के मैं लाखपति कमा लूँ, लखपति हो जाऊँ, पैसा आ जाए, बट यार मैंने आज तक घर वालों को सामने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आज तक नहीं किया। बहुत गुस्से में निकल गया होगा तो तू साले बस तुरंत ही, मतलब वो इतना भी नहीं बोला। मैं तू करके भी घर पे हम बात नहीं करते, हम सब आप करके बात करते। पापा मुझसे तू करके बात नहीं करते, मम्मी कहती है, मम्मी बहुत गुस्सा होती है तो तू चुप रह, वरना तुम आप करके बात करती है। तो अब मैं इस फैमिली से आया हूँ, मैं नहीं कर सकता भाई। मुझे मेरी मम्मी ना, अभी भी एक बात की बात है, इस्कॉन की वजह से मैं बोलना चाहूँगा कि एक पार्टी थी, मेरे नेबर ने रखी बड़ी पार्टी कि मेरे बेटे का बर्थडे है, मेरे भांजी का बर्थडे है, आप लोग आइए। तो हम लोग बड़ी पार्टी थी, गए। पापा ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू चले जा, कोई तो जाना चाहिए घर से, अब तू बड़ा हो गया, तू जा। तो मैं गया और गली के अंकल आंटियाँ, बुजुर्ग लोग, यंग लोग सब गए, बड़ी पार्टी थी। तो अब मैं कुछ खा पी सकता नहीं था, वैष्णव बन गए थे। तो मैंने बस पानी लेके, और उस टाइम हल्का फुल्का शायद सॉफ्ट ड्रिंक पी लेता था, इतना भी नहीं था, मैं कुछ मैं पी रहा था और पानी पी जा रहा था और गुलाब जामुन खा ले रहा था। इसको बनने के बाद गुलाब जामुन तो खाना ही बनता है, ये तो खा रहे बस। तो फिर एकदम से मैंने देखा डीजे पे सब लोग भाग रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब भाग रहे हैं। देखो कौन है, तो कह रहे सपना चौधरी की पार्टनर आई है। सपना चौधरी डांसर है ना, फेमस। तो कह रहे मैं, अब मुझे उस टाइम पता नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्या करूँगा जान के, जब जानते नहीं तो मुझे डीजे वजे पे किसी को नाचते देखना पसंद नहीं। तो मैं ऐसे सोफे पे बैठा था, तो मेरे अंकल आए, इधर 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 जल्दी जल्दी। तो मैंने क्या हुआ, कह रहे वो चौधरी आई है, कोई वीडियो बना दे। तो उन्होंने कहा बना लो ना अपने फ़ोन से। कह रहे तू, मैंने सुना है तू वीडियो बनाता है ना, तेरा तू वीडियो बनाता है। मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ पर भगवान के लिए बनाता हूँ, मैं किसी लड़की का नाचते हुए नहीं बना रहा। तो कह रहा अरे चल बदतमीज, चल मेरे साथ, वो नाच रही है, बहुत बहुत पैसे दे के आती है, जल्दी वीडियो बना दे। तो मैं नहीं जा रहा। तो अंकल मेरे ऐसे हाथ पकड़े और मैं कह रहा हूँ अंकल मुझे छोड़ दो, मेरे को नहीं जाना। तो गली की अंकल, दूसरी आंटियाँ, बहनें वगैरह सब देख रही थी। मैं कह रहा अंकल प्लीज़, अच्छा लगता अंकल, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो अंकल मुझे पकड़ के ले गए। तो मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, जैसा बन रहा है बनने दो। तो मैं चला गया, घर पे आया, अगले दिन मैं मंदिर चला गया। उससे पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत गालियाँ देती थी, क्या भक्ति भक्ति करता रहता है, यू हैव स्पॉइल्ड योर लाइफ, इंजीनियरिंग की डिग्री खराब कर दी, बर्बाद कर दिया है। तो अगले दिन मैं शाम को आया सेवा करके, तो मम्मी कहती, मम्मी खुश। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही कर तू भक्ति अच्छे से कर। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही तेरे पड़ोसी आए थे अंकल, 2 अंकल थे जो रंगीन अंकल हमारे। तो कहते हैं, मेरी मम्मी का नाम सावित्री जी है, तो कह रहे सावित्री बहन आपका लड़का सतयुग में पैदा होना चाहिए। मैं उसको भाई साहब पकड़ के ले गया कि आ जाओ नाचने वाली को देख देख देख। बंदा रो गया पर आंख बंद करके गया है, मतलब लड़का तुम्हारा अच्छा है। तो मैंने कहा, तो जो उस टाइम मम्मी को फील हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं आप भक्ति करो, उसके बाद से नहीं रोका। मैं चाहता हूँ अभी भी मेरी वही इमेज बनी रहे कि मेरी मम्मी को इस बात की खुशी रहे कि ठीक है वो कम पैसे कमाता है, वो हमें लग्जरी लाइफ नहीं दे पा रहा, बाइक है उसके पास, कार नहीं दे पाया, बट उसने कभी ऐसी हरकत नहीं करी कि मैं किसी के सामने आंखों से आंखें झुका के चल रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता गाली वाली दूँ, मैं कुछ वल्गर करूँ। कॉमेडी करने के लिए गाली की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही भी बहुत हंसा सकता हूँ। तो और मुझे तो वही है, मैं उस मॉरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना चाहता इंटरटेनमेंट की आड़ में कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, टफ है बट करूँगा। एथिक्स इंपॉर्टेंट है, एथिक्स नहीं छोड़ सकते। एक्चुअली क्या है ना, मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको खुद का भी ईमान होता है ना, ईमान को आप बेच के अपने आप ईमान को बेच दे, मतलब अपने आप को बेच दे एक तरीके से। मेरे फादर आज भी कहते हैं कि वो जैसा भी हो, उसने कभी आंखों में आंख डाल के बात नहीं करी। बस मेरा लड़का मुझे इतना ही काफ़ी है। गुस्से में भी होगा तो कहते हैं कि मुंडी नीचे करके चुपचाप चला जाएगा, बट वो चिल्ला नहीं रहा, गाली नहीं दे रहा, तू करके बात नहीं कर रहा, पैसे नहीं मांग रहा, चुप रहता है, बस काफ़ी है। बाकी लोग जो लग्जरी लाइफ दे भी रहे हैं, वो उनके पास एथिक्स नहीं है, मॉरल्स नहीं है, वो अपने आप को बेसिकली अपने मॉरल्स के साथ समझौता करके, एक तरीके से समझौता ही बोलते हैं ना, समझौता करके वो उसको पा रहे हैं, तो उससे फायदा ही क्या है, एक तरीके से अपने को डिग्रेड ही कर रहे हैं। अब मैं तो इतना बोलूँगा कि मेरी वीडियो देख के ना कोई गाली नहीं देता, मेरी वीडियो देख के लोग हरे कृष्णा बोलता है,
यही मेरी ज़िंदगी का सक्सेस है कि मैंने अभी तक, मेरी ऑडियंस एक श्लोक भगवत गीता का श्लोका सुनती है वीडियो के माध्यम से, वो भगवान को जानती है वीडियो के माध्यम से, और कभी भी पलट के गाली नहीं दे रही। मैं हंसा रहा हूँ तो हंस रही है और फिर हरि बोल हरे कृष्णा करती है। वो माँ बहन की गाली नहीं दे रही। और यही तो चाहिए। आपको सोसाइटी में रेप भी रोकना है, पर आप अपनी जबान पे काबू नहीं कर रहे। गालियों में क्या करता है आदमी? वही जब तो करता है जिसको सोसाइटी को कहते हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए। एक तरीके से वो फिजिकल रेप नहीं कर रहा, बट वर्बल रेप तो कर ही रहा है। वर्बल रेप। तो आपको वो चलेगा, तो वो मुझे नहीं करना भाई। मैं चाहता हूँ मेरी बहनें, मेरे भांजे भांजिया, अभी बाप नहीं बनाऊँ मेरे भांजे भांजिया देखें, और वो देखते हैं तो वो बहुत हंसते हैं और वो मेरी नकल उतारते हैं। मामा आपने ये किया था ना, वो करते हैं, सबके सामने करते हैं और हम सब ताली बजाते हैं। और वही कोई सो कॉल्ड आजकल जो इंटरटेनर है उनकी हरकतें करें, मुंडी नीचे करनी पड़ जाएगी, यार क्या कर रहा है ये तो मेरे लिए यही तो सक्सेस है ना, कि मेरे घर वाले जो मैं करता हूँ वो पब्लिक में दिखा के इंजॉय करते हैं, शर्माते नहीं है। रिस्पेक्ट है ना, ये रिस्पेक्ट सबसे बड़ा धन है। ये चाहे लग्जरी लाइफ में रिस्पेक्ट मैटर करती है। तो मुझे आगे चलते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोलकाता रेप के जैसे भी पीछे हुआ तो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मच गई। और इवन मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जिसमें हर 90 मिनट्स में इंडिया ने एक रेप केस रिकॉर्ड किया। इंडिया में हर दिन 90 रेप, 60 से 90 रेप और क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट एवरेज हर 90 मिनट्स में रेप हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो क्या आप कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, क्या आप उसका प्रतिक्रिया क्या देंगे? एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था मैं, उसमें हमने एक डायलॉग लिखा था कि इंट्रोवर्ट होने में प्रॉब्लम नहीं है, लापरवाह होने में। सोसाइटी मतलब कितना दुख की बात है ना कि मैं ये कह रहा हूँ यार बहन रात हो गई घर आ जा, मुझे डरना क्यों पड़ रहा है? और मैं किससे डर रहा हूँ? मैं अपने पड़ोसियों से डर रहा हूँ इनडायरेक्टली। मैं सामने 4 गली में जो लड़के बैठे हैं उन लोगों से डर रहा हूँ। तो सोचो ना, जिनके साथ मैं रह रहा हूँ मैं उनके साथ डर के जी रहा हूँ। ये कोई ज़िंदगी होती है क्या? जो पड़ोसी हमारे, हम उनसे सेफ अपने आप को महसूस नहीं करा पा रहे। जिस देश के लिए मैं लड़ रहा हूँ, मेरा देश महान, वो देश किससे बनता है? क्या मट्टी से जस्ट देश बन जाता है, या सिर्फ 4 इमारतों से देश बन जाता है? जो लोग रह रहे हैं वो देश हो जाता है हमारा। और हम लोग इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं जब हम बोल रहे हैं कि जल्दी घर आ जा, सेफ नहीं है? तो किससे सेफ नहीं है? सोसाइटी से, जो हमारे पास अपने लोगों से सेफ नहीं है। इससे ज़्यादा क्या दुख की बात होगी? तो बड़ा दुख होता है ये जब सोचता हूँ मैं। मतलब मेरे को आज भी याद है 2012 में जब निर्भया का केस हुआ था, मैं उस टाइम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था शायद, और 17 के आसपास था मैं। तो मैंने न्यूज़ आती थी, वो समझ नहीं आती थी। मतलब उस समय ये जो शब्द होता है ना RAPE, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आता था कि क्या मतलब क्या हो जाता है ऐसा। मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं अपने आप को ग्राफिकली मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। मेरे को इतना समझ में आता था कि अच्छा किसी को कुछ मार दिया और वो बेचारी पड़ी है, पर हुआ क्या उसके साथ मैं विजुलाइज ही नहीं कर पा रहा था। तो हम लोग क्लास में लड़के बैठे हुए थे, बोल रहे थे, तो हम बात कर रहे थे ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोग सोचो, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। 2012 की बात है, निर्भया का जो केस हुआ था। आज 2024 है, 12 साल हो गए, बढ़े ही है रेप, और आज फिर से उतना ही भयानक केस हो जाता है 90 मिनट्स में एक रेप। तो हम ये तो बोलना छोड़ दें कि मेरा भारत महान नहीं है। सच बताए तो नहीं है, ये झूठ। और जो लोग कह रहे हैं ना कि कुछ रेप केसेस से आप जज नहीं कर सकते, सर कुछ नहीं है। कुछ आप लापरवाह हो कि आप कुछ ही को गिन रहे हो। दिन के 90 केस कुछ नहीं होते। साल के कितने हो जाते हैं? ये 10 साल के कितने हो जाते हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि वो मैं बच गया आज। स्थिति ये है कि वो आज मेरी बहन बच गई, और इससे बुरा क्या होगा? और बची है रेप होने से, छिड़ने से नहीं। हो सकता है फोटो देख के कोई व्यक्ति उसको गंदा ही सोच रहा होगा। स्थिति ये आ गई है कि आप अपनी बहनों की फोटो अपने साथ सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकते। यू नेवर नो कौन सा दोस्त आपकी उस पर गंदी नजर मार के बैठा हो। तो स्थिति बहुत खराब है, और इसका सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि समाज को मॉरल वैल्यूज के लेके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। आध्यात्मिक ज्ञान की बिल्कुल भी सेंस ऑफ वैराग्य जीने के लिए ना एक सर्टेन डिग्री पे डिटैचमेंट और वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य सिर्फ पैसों से नहीं, सेक्स से भी, सेक्सुअलिटी से भी, स्त्री से भी, मोह त्यागो, ये डिग्री पे नहीं डेवलप किया जा रहा। बल्कि हो क्या रहा है, लक्ष्य को जी छत पे कच्छा पहन के छत पे जाओगे, सारी लड़कियां देखने आ जाएगी। परफ्यूम लगाओगे, सारी लड़कियां तुम्हें चाटने आ जाएगी, है ना। जेल लगा लो,
लड़कियां तो कपड़े उतारने के लिए रेडी है। यही हो रहा है ना सर। मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं एक तरीके से उसकी। इनडायरेक्टली यही बोला जा रहा है कि ये सब करना है, सेक्सी तो करना है। आपसे पॉर्न बैन नहीं हुई, बल्कि उसको और पब्लिकाई करने के लिए और ऐप्स आ गए, क्या कहते हैं उसको, जिसमें पैसे देते हैं लोग, फेसबुक टाइप का कुछ है, मुझे नाम भी नहीं पता, मैंने अभी जस्ट पढ़ रहा था। नहीं, ओनली फैंस शायद। आपने इवन इसको इतना जनरलाइज कर दिया है कि एक दौर था जब किसी का एमएमएस लीक होता था तो लोग हल्ला मचा देते थे कि भाई लड़की कपड़े बदल रही थी, देखो उसका पूरी पीठ दिख रही है, हल्ला मचता था ना। वो लड़कियां सुसाइड कर लेती थी कि यार मेरे को नग्न देख लिया। अब इंस्टाग्राम पे लाइव कपड़े बदलती है लड़कियां। वो तो पीठ क्या, वो तो सामने फ्रंट दिखाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी, हम लोगों ने बजाय सोसाइटी में सीरियस होने के बजाय हमने उस वल्गैरिटी के साथ जीना स्टार्ट कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि मैं ये नहीं कहता कि कपड़े वपड़े वाले कि कपड़े अच्छे से पहनो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भोगने की इच्छा तो है ना। आप खुद सोचिए कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं लस्ट तो एग्जिस्ट करता है ना। जब आपको पता है कि लस्ट है और इसको अगर ठीक से रेगुलेट नहीं किया और अननेसेसरी ऐसी चीज़ों के साथ एक्सपोजर दिया जिससे वो और बढ़ेगा, फिर रेप कर सकता है, तो उससे पहले ध्यान रखना चाहिए। आप देखो गवर्नमेंट के एजुकेशन सिस्टम में कुछ नहीं है, पॉलिसीज़ में कुछ नहीं है, सोसाइटी के लेवल पे कुछ नहीं है। हम ऐसा ना, टीवी पे कोई ऐसा सेंसर बोर्ड है, आप हर चीज़ तो इतना ज़्यादा दिखाए रहे हो कि उसका लस्ट और प्रोवोक करे, और जब प्रोवोक करेगा लस्ट तो फिर वो क्या करेगा, तो वही कर रहा है। हम एज अ एजुकेशन सिस्टम फेल हुए, एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी, एज अ लॉ, एज अ सोसाइटी फेल हुए, नागरिक फेल हो गए, एज अ ह्यूमन फेल हो गए, इंडिविजुअल फेल हो गए। इसलिए देखो आप, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन आपको इंजीनियर बना सकता है पर वैल्यू नहीं दे सकता। घपला करोगे आप, बड़े बड़े करप्शन आ रहा है देश के अंदर, करप्शन बढ़ रहा है। मुझे लगता है करप्शन तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है जिस लेवल पे चीज़ें बढ़ रही हैं। और वही है कि जब तक वही है कि जो भगवान कृष्णा कह रहे हैं गीता के माध्यम से, काम को लेके, वासनाओं को लेके, ग्रीड को लेके, वैराग्य को लेकर, इन सब चीज़ों को बहुत चीपली सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया। पर ये बहुत बड़ी चीज़ें थी। वैराग्य नहीं होगा तो कैसे किसी स्त्री से डिटैच होगे, कैसे उसके शरीर को देख के भी सीधा निकल जाओगे। चाणक्य पंडित यहाँ तक कहते हैं कि खुद की पत्नी के अलावा जितनी भी वुमेन है उसको माँ की नज़र से देखना चाहिए। ये नहीं सिखाया जा रहा ना। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, ये चल रहा है। हम करो तो रास ढीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब हमारे रोल मॉडल कौन है, हीरो हीरोइन ना, कितने ब्रेकअप्स होते हैं इनके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जी मैं आपको बताता हूँ, मैं आगे जाके इस पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे को भी याद आया कि हमारे जो हिंदू गॉड्स हैं, श्रीमती राधा रानी, उनको कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है मूवीज के अंदर अपने लस्ट के चक्कर में। वही देखो ना, कृष्णा क्या बन गए, क्या मतलब प्ले बॉय बना के उनको सोसाइटी में जो भगवान को लेके इतना गंदा, फिर सोसाइटी कैसे हो जाएगी। अभी मैं एक क्लिप मेरे पास आई थी, करण जौहर का शो आता है शायद कॉफी विद करण, उसमें दो भाई बहन हीरो हीरोइन आए थे, अर्जुन कपूर और सोनम कपूर। तो कहता है कि क्या आप एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड के साथ सोई हो, तो अर्जुन कपूर कहता है हाँ, मतलब वो कहता है हाँ, ऐसे बोलता है हाँ, मतलब तो कहने का मतलब है अपने ये है, और ये सोसाइटी के हीरोज हैं। और हीरो मतलब लीडर, एक तरीके से लीडर मतलब लोगों को जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो, सोसाइटी कैसे, इसलिए ब्रेकअप्स हो रहे हैं क्योंकि लोग, अब हुकअप कल्चर कैसे चल रहा है। तो जितना ज़्यादा ऐसे लोगों को हम जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना दिक्कत होगा। इवन पहले के टाइम पर हुआ करता था 90s की बात, 90s में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कल्चर था वो काफ़ी ज़्यादा उसको खराब माना जाता था, पता ही नहीं होता था। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड है तो बहुत ज्यादा मतलब वो उसको हाय तौबा करने लग जाते थे। हाँ। बट आजकल क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर भी खत्म हो चुका है, इवन सिचुएशनशिप चालू हो गया, वो सिचुएशनशिप भी खत्म हो रहा है, वन नाइट स्टैंड वाला कल्चर आ गया है कि एक रात में तुम्हारे साथ करूंगा, एक रात उसका करूंगा, एक रात उसका करूंगा। मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़े ऑफिस में काम करता है, डिवोटी है, दीक्षित है, तो बता रहे थे प्रू लाइफ कॉर्पोरेट की कोई लाइफ नहीं है। मैंने कहा क्यों, कह रहे मेरा शादी से विश्वास टूट गया है। तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मैं रोज़ अपनी कॉलीग्स जो मैरिड है उनको समझाता हूँ, और वो हर वीकली मंथली आती है कि यार मेरा पति है बट मैं ना पता नहीं क्या हुआ, मैं इसके अपने बॉस के साथ सो गई, अपने मैनेजर के साथ सो गई। और दिक्कत ये है कि वो आती है, रोती है मेरे पास कि अब मुझे क्या, क्योंकि वो स्पिरिचुअल आदमी है तो उसे हेल्प मांगती है, और फिर वो कहती है, फिर दोबारा सो जाती है।
कह रहा है मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं है कि, और वो आदमी भी देखो कितना गिरा हुआ है कि तेरे घर पे बीबी है, तेरे 2 बच्चे हैं, पर ऑफिस की कलीग्स को तू गंदी नजर से देख रहा है। तो कह रहे ये ऑफिस का है, मतलब वाइफ एक्सचेंज, पति एक्सचेंज चल रहा है। और कह रहे ऐसे समाज में क्या प्यार ढूंढ रहे हो आप अपनी वाइफ से बोलते हो यू शुड वर्क, आप जाओ, इतना पढ़ने का फायदा है क्या जब आप जॉब नहीं करोगे, तो जाइए जॉब करो। और अंदर से आदमी के दिमाग में ये डर है कि ऑफिस में जो जानवर बैठे हुए हैं वो वाइफ को बेड पे ले जाना चाहते हैं। तो ये तो हमारी सोसाइटी है कि आदमी भरोसा नहीं कर सकता। पहले तो घर के बाहर ताले लगना स्टार्ट हुए थे, भरोसा जब टूटना स्टार्ट हुआ, अब क्या करें? अब हर व्यक्ति आपकी बीवी को अपने बेड पे लेके जाना चाहता है। इवन बोलिए जैसे कि वेस्टर्न कल्चर जो आ रहा है ना तब से इंडिया के अंदर, आप देखिए वेस्टर्न कल्चर के अंदर ना जब भी कुछ प्रमोशन चाहिए वुमेन को, उसको ना अपने रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, अपने रिस्पेक्ट के साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, उसको कहते हैं बॉस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना पड़ता है, रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं, सोना पड़ता है, तब जाकर उसको प्रमोशन मिलता है। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था। इंडियन कल्चर के अंदर वी रिस्पेक्ट वुमेन। हम इवन अपने देवियों को जो क्या कहते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं मिनिस्ट्रीज हैं भगवान श्री कृष्ण की, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, आपका क्या कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री में कौन है आपका? सरस्वती जी। होम मिनिस्ट्री में कौन है? श्रीमती राधा रानी। डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन है? दुर्गा देवी आपका। और ऐसे करके देवियों की हम रिस्पेक्ट करते हैं, देवी को माँ मानते हैं, हम वुमेन को एज ए मदर लेते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बट आजकल इंडिया के अंदर किसी को माँ बोल दो, माता जी, हम जैसे कि जाते हैं जब भी बाहर प्रचार करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो कोई यंग कॉलेज की गर्ल है उसको बोलेंगे माता जी दिस इज फॉर यू, भगवत गीता। तो बोलती है व्हाट माता जी, मैं आपको माता जी लग रही हूँ? किस एंगल से मैं तुम्हें माता जी लग रही हूँ? इवन माता जी भी छोड़िए, बहन जी बोलेंगे, बहन जी व्हाट इज दिस नॉनसेंस, बहन जी आप मुझे ऐसे करके बोलिए, मेरे नाम से बोलिए, इस टाइप का। तो क्या है, हम लोग अपने कल्चर के अंदर ना वैदिक कल्चर को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। वैदिक कल्चर जब खत्म हुआ ना, इंडिया के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स खत्म हो चुका है। मैंने लिटरली बहुत इस पर रिसर्च किया था, मैंने काफ़ी वीडियोस भी निकाले थे चैनल पे। मैंने उसमें बोला कि इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स ब्रिटिशर्स और मुगलों से आने से पहले कितना ज़्यादा हाई था। 3-4 हैप्पीनेस इंडेक्स था उस समय, और आज के टाइम पर इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बस 128 रैंक। कितना पीछे है, 128। जस्ट इमेजिन इंडिया का लिटरेसी रेट कितना खत्म है आज के टाइम पे, 1-2% रह चुका है। पहले के टाइम पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले जब मुगल्स भी थे, जब भी 95% वाज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। वाओ, मैंने ही पढ़ा था, ये मुंड्रू की रिपोर्ट थी शायद ये, जस्ट इमेजिन जिसमें आया था। हाँ, वही है ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि यार हमें ना एज अ लड़कियों को भी और लड़कों को भी समझाना पड़ेगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए डेंजर भी हो और इम्पोर्टेंट भी हो। तो आप भी ध्यान रखें जब आप लड़कों से डील करें, क्योंकि अगर लड़कों को भी ट्रेनिंग नहीं मिली कि अपने लस्ट को रेगुलेट कैसे करना है, तो वो आपकी वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। तो आपके आचरण एज अ वुमेन उस समय कैसे होते हैं वो बहुत मैटर करता है। सेम जो लड़कों को भी बताओ कि दोनों एक दूसरे के, हो सकता है आपकी काम वासनाएं बढ़ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्यार नहीं है, ये हो सकता है वासनाएं आपको प्रभावित कर रही हो, तो आपको इसको कैसे डील करना आपको पता होना चाहिए। हम एक समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझना चाहिए, उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए। अभी कोई, हम मंदिर में मिलते हैं तो जो माता जी लोग हैं वो बड़ा ध्यान रखते हैं कि प्रोड्यूसर के साथ मैच्योर डिस्टेंस भी रहे, ज़बरदस्ती एकता नहीं दिखानी, कंधे से कंधे मिलाना है, सेवाएं दोनों को बराबर करनी है, पर एक मैच्योर हेल्दी डिस्टेंस के साथ। सोसाइटी को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी है और ख़तरा भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, एक दूसरे के साथ सर्वाइव कैसे करना है, मैच्योरिटी के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस बनाते हुए आगे कैसे बढ़ना है, बैलेंस के साथ जीना कैसे। पर वही है कि वही मैंने जैसे बोला ना कि सब मन के हिसाब से चल रहा है, अच्छा लग रहा है तो करो। जैसे मुझे भी पीछे कोलकाता रेप केस हुआ था, तो उसमें जो विक्टिम जिसका रेप हुआ था, मौमिता नाम था शायद, मौमिता नाम था ना, तो उनका नाम जो था ना, वो उसके जो एक मंथ 30 डेज की रिपोर्ट निकाली, इंडियन पोर्नोग्राफी की रिपोर्ट निकली थी, जो वेबसाइट है जो इंडियन पॉर्न्स को पब्लिश करती है, उस वेबसाइट के अनुसार लोगों ने मौमिता के नाम से उनके पॉर्न देखने का वो किया ट्राई कि इस नाम का, इस लड़की का पॉर्न में देखूंगा, शायद मेरे को उस रेप की वीडियो मिल जाए। और ये वही लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, सड़क पे कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कैंडल 1 2 3 हम आपके साथ हैं, जस्टिस फॉर द विक्टिम, मे द सोल रेस्ट इन पीस। मैं अभी कुछ देर पहले मैं इंस्टाग्राम पे कुछ चेक कर रहा था, तो जय किशोरी माता जी का पोस्ट आया, तो मैंने
देखा कि भाई मैंने ऐसे कमेंट खोले कि लोग कैसा, क्योंकि मैंने उनके बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं पढ़े कभी, तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि लोग इनके बारे में क्या कहते हैं, क्या माल है। ओ भाई साहब, पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द थे। जो व्यक्ति भगवान के बारे में बताए, सोसाइटी है ये, तो अब सोचो ना कि दिस इज़ वेयर वी एक्चुअली क्या है ना, वुमेन, आपने ये चीज़ बहुत सही बोली, वुमेन और मैन जो दोनों ही सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट दोनों आपस में एक दूसरे के लिए खतरा है अगर वो रेगुलेट करके नहीं चलेंगे चीज़ को। एटलीस्ट समझे तो कि ओके ये सब हमें अपने माइंड को पता नहीं कैसे डील करना है, हमें नहीं पता ग्रीड के साथ कैसे डील करना है, हमें नहीं पता एंगर के साथ डील कैसे करना है, हमें नहीं पता लस्ट के साथ, एरोगेंस के साथ डील कैसे करना है। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा जीरो आप ह्यूमन, जब दो आदमी आपस में टकराते हैं तो यही सब चीज़ें तो सामने आती हैं। तो उस समय कैसे इसको डील करना है, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रेगुलेट करना है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो मतलब वही है कि इंसानी शरीर मिला पर पता कुछ है नहीं इसके बारे में, इसलिए तो मैनुअल के तौर पर भगवत गीता दिया ना, बट भगवत गीता पढ़नी नहीं है, उसको हटा दिया। अब आप बस केमिकल प्रोडक्ट बन के रह गए हो, केमिकल एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, ये निकल रहा है और आखिर में धमाका ही होना है। हो रहा है ये सब सोसाइटी में जो हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, ये सब क्या है। आगे बॉम्ब ब्लास्ट से याद आया, अभी मैंने पीछे सुना कि दुर्गा पूजा पे बांग्लादेश में बॉम्ब गिरा दिया गया था। तो बांग्लादेश से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मुझे आपसे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के प्रति जो हुआ क्राइसिस जो हुआ था पीछे, क्या उस पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस चीज़ में? बहुत दुख हुआ यार जब देखा मैंने ना, मतलब सरकार तो गिरती बदलती रहती है, पर वो कहीं से भी ऐसा लगा नहीं मुझे बाद में जब ये सब हादसे हुए कि वो सरकार से नाराज़गी तो लगी नहीं। वो ऐसा लग रहा था कि आपको अपना रिलीजन को अपने ऊपर रखना था बस। वो बात अब देखो ना, हिंदूज़ ने भी वहाँ के लोग, मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को मदद किया कि ये सरकार को हटा के हमें नई सरकार लानी चाहिए। और सारे लोगों ने, पूरे लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, सब लोगों ने मिलके, सब ने साथ मिलके आवाज़ उठाई। और जैसे जीत गए तो जो डोमिनेंट लोग थे मुस्लिम्स, उन लोगों ने क्या करा, वही हुआ जो आज़ादी के समय हुआ था। जहाँ अपनी आबादी ज़्यादा दिखी, माइनॉरिटीज़ को मारो। मतलब ये कैसा, मतलब मुझे जितने भी रिलीजियस लीडर्स हैं इस्लाम के, मुझे उनसे सवाल करना है कि आप पीस की बात कर रहे हो, ये दिख क्यों नहीं रही। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आता है तो मेरा तो पूरा परिवार उसकी सेवा करेगा ना, क्योंकि वो, अगर वो माइनॉरिटी है, वो वीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए ना। हमारे देश में है माइनॉरिटीज़ की, हाँ, इंडिया के अंदर है। आप कह रहे हो नहीं हम इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या होता है? नहीं सरवाइव करना किसी के साथ, ये होता है क्या? ये कैसा है? क्योंकि मैंने इस्लाम के 10 लॉज पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि वन शुड नॉट हर्ट देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों को भी दुख नहीं देना है। एक व्यक्ति मरता है तो पूरी इंसानियत मरती है। यहाँ तो करोड़ों में मार दिया आपने, लगभग सुना जाता है करोड़ों के आसपास हिंदू बॉर्डर पे खड़े हुए थे। एक रिपोर्ट थी, कनाडा के संसद में भी इसके ऊपर बात हुई थी कि 5 करोड़ हिंदुओं का डाटा मिसिंग है बांग्लादेश से। तो इंसानियत तो मर गई। और अगर दिस इज़ नॉट इस्लाम, तो जितने भी इस्लामिक प्रीचर्स हैं और उनके हिसाब से इस्लाम नहीं है, तो ये फैल क्यों रहा है? कौन रोकेगा? मोदी जी आके रोकेंगे या हम रोके? कौन रोकेगा? आप ही के ना, अगर आप ही के मजहब का नाम लेके वो मार रहे हैं तो आप लोग रोक क्यों नहीं रहे? अगर आप नहीं रोक रहे तो इसका मतलब क्या है? आप सपोर्ट कर रहे हो। एक रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें एक मुस्लिम स्कॉलर आए थे, तो वो बोल रहे थे ये जो हो रहा है बहुत गलत है। पर मैंने देखा नहीं, आपने अब ये तो बोल दिया, पर कितने ऐसे सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं जो इसको रोक रहे हैं? हमारे धर्म में हम देखते हैं कि अगर कोई बाबा कांड करता है, हम जेल पहुंचाते हैं। मैंने नहीं देखा कभी ऐसे जिहादी लोगों को जेल पहुंचाया हो। जाकिर नाइक के कितने सारे फॉलोअर्स हैं, वो जिन्होंने, एक जाकिर नाइक का फॉलोअर था, उसने महाराष्ट्र या कर्नाटक, मैंने अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में बताया, भगवान के प्रसाद में जहर मिला दिया था। लगभग 400 लोग वो प्रसाद खाने वाले थे। उसने ये कहा कि क्योंकि काफिरों को मारना है, 400 हिंदूज को मारने के लिए जहर, और वो कहता मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो इसको जेल में क्यों नहीं पहुँचा रहे? अभी जाकिर नाइक पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान में उसने ये बोला कि अगर कोई महिला है, अगर वो शादी नहीं करती, वो ऐसी रहना चाहती है, तो वो बाजारू औरत से कम नहीं है। ये क्या बात हुई? कहते या तो
एक पति के साथ रहे, या तो शादी करे, कुंवारी नहीं रह सकती। अगर उसको धोखा दिया किसी ने, उसका विश्वास टूट गया है, कोई नहीं दोबारा शादी करे, वरना वो बाजारू औरत है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब ऐसे लोगों को आपने प्रचारक बना रखा है। बांग्लादेश में इतना कुछ हो रहा है, क्यों आके बोलना क्या है? बोल तो कोई भी देगा, भगवान ने सबको मौत दिया है, कुत्ता ही भौंकता है। आप ह्यूमंस हो ना, आप रोक क्यों नहीं? आप तो रोक सकते थे। अभी रिसेंटली बम ब्लास्ट हुआ है, मैंने लिटरली एक बच्चे का हाथ टूटा हुआ देखा, ऐसे पड़ा हुआ था। आपको शर्म नहीं आ रही क्या? ये कौन सी शांति है? हमारे देश में अगर कुछ ऐसा होता है तो हम रुकवाने का दम भी तो रखते हैं। हमने पूरी कोशिश करी कि शाहीन बाग का कांड बड़ा ना हो जाए, और होने नहीं दिया देश में। ध्यान तो रखा, कोई माइनॉरिटी नहीं मरी। हमारे देश में तो माइनॉरिटी तुम्हारे देश की मेजॉरिटी से बड़ी है, तो तुम हम पे तो सवाल नहीं उठा सकते। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा धर्म तो पीस की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ की माइनॉरिटी को मेजॉरिटी किया है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए थे तो लगभग इक्वली थे मुस्लिम्स। आज हिंदुस्तान में मुस्लिम्स ज़्यादा है, और तुम्हारे देश में हिंदूज और कम हो गए, 0% में रह गए। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि टॉलरेंस नहीं है ना आप लोगों में, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। या तो आप इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे, या कुछ और आ रहा है, या कुछ आप गलत बता रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म में। धर्म के नाम पे गलत काम कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर आप कह रहे हो हम पीस की बातें करते हैं, हम हमारे लिए नेबर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपने नेबर्स में क्राइटेरिया डाला है कि वो नेबर मुस्लिम होना चाहिए। अगर हिंदू है तो फिर वो काफिर है, क्योंकि हम आपके देश में हिंदूज कम कैसे हुए? सवाल यही आ रहा है ना कि आपके देश में हिंदूज कम कैसे हुए? हमारे देश में तो कम नहीं हुए कोई भी कम्युनिटी का आदमी। तो ये कैसा पीस है जो आप दिख ही नहीं रहा। आप कह रहे हो पड़ोसी से प्यार करो, पर पड़ोसी तो खतरे में है ना। अभी पड़ोसी को मार दिया ना बांग्लादेश में, उसी पड़ोसी ने जिसने आपको साथ दिया था सरकार को बदलवाने में। सरकार बदलते ही आपने उस पड़ोसी को मार दिया, और एक दो को भी नहीं मारा, थाउजेंड्स को, और वीडियो बना के मांग रहे हो। अभी अफगानिस्तान में आपने क्या देखा? भगवान बुद्ध की मूर्तियां फोड़ी गई। ठीक वैसे ही जैसे हमारे जब मुगल्स लोग आए थे, हमारे इतने सारे ग्रेट मंदिर थे, तोड़े गए थे ना। आप कहते हो कि कोई एविडेंस नहीं है, सब झूठ है, पर आपने दुनिया के सामने तोपों से बुद्धा की मूर्ति तोड़ी। आपने अभी रिसेंटली दुर्गा पंडाल पे बम गिराया। पाकिस्तान में आपने कितने मंदिर तोड़ दिए। हमारे कितने एंशिएंट टेम्पल थे पाकिस्तान में जो आज टॉयलेट बन गए, आपको पता है? कश्मीर में सूर्य देव का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसको आज राक्षस वाला मंदिर बताया जाता है, वो मंदिर तोड़ दिया। इवन काशी के अंदर भी जो हम देखते हैं, काशी का भी केस चल रहा है, ज्ञान व्यापी मस्जिद, उसके अंदर क्या कहते हैं, उसकी सीढ़ियों के अंदर बताया जाता है कि मूर्तियों जो काशी विश्वनाथ की जो टेम्पल जो तोड़ा था औरंगजेब ने, उसकी जो मूर्तियां थी उसको क्या कहते हैं, उसने सीढ़ियों में दफना दिया। जितने भी मस्जिद हैं इंडिया में पुराने मुगलों के दौर के, चाहे वो हमारे दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े कौन सा जामा मस्जिद है, उसकी सारी सीढ़ियाँ ब्रज के जो भगवान कृष्णा की मूर्तियाँ थी, शिवलिंग थी, वहाँ से तोड़ के लाते तो उसको बनाया हुआ है। तो जितने भी हिंदू जो जाते हैं ना भाईचारा दिखाने, उनको पता है, उन बेवकूफ़ों को, उन गधों को ये नहीं पता कि और भगवान की मूर्ति पर सरक के जा रहे हैं। और बहुत ये दावा तो ये तक किया जाता है कि ये बड़े बड़े जो सोकल मस्जिद है, ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं इस्लामिक, ये हिंदुओं की ढांचे पे बने। कितने हिंदुओं की लाशें उसमें दफन है, कितने हिंदुओं के शरीर को, हड्डियों को दफनाया गया इन पिलर्स में। इवन आप वो देख लीजिए तिरुपति लड्डू केस जो भी निकला पीछे, उसके अंदर लड्डू के अंदर गाय का मांस, फिश ऑयल, ये सब कुछ मिल रहा है। हिंदुओं को तो पता भी नहीं है कि ये तो वो चीज़ें सामने आ गई। ऐसी कितनी चीज़ चल रही हो। आप देखो थूक जिहाद चल रहा है, कितना बड़े पैमाने पे लोगों को थूक खिलाया जा रहा है। इवन क्या कहते हैं, एक वो पकड़ा गया था वेंडर जो पानी पूरी वाला, वो अपने पानी पूरी के पानी में अपना पेशाब मिला था। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हाउ वी एज अ ह्यूमन फेल्ड। हम उस दौर पे हैं कि मैं कह रहा हूँ बाहर मत जा बहन, मैं भी रात में जल्दी आ जाता हूँ, बाहर का मत खा। क्यों? अरे मुँह देगा, थूक देगा। बाहर से कपड़े मत लो, क्योंकि हमसे कपड़े लेंगे, हमसे पैसे लेंगे, फिर हमें मार देंगे। कुछ भी हो सकता है। इंसानियत कहाँ बची? रिलीजन फेल्ड हो गया, ऐसा लगता है। बहुत ज़्यादा सोसाइटी वास्ट लेवल पे डिवास्टेट हो गई। इवन ये इस्लामिक रिलीजन या हिंदू रिलीजन की बात ही नहीं है। इवन हिंदुओं को भी देख लीजिए। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, मैं तो एज अ ह्यूमन कह रहा हूँ, वी फेल्ड। Yes, as a human we are failed, but as a Hindu also we failed, because हिंदू को भी आप देख लीजिए, पीछे अभी जितने भी तिरुपति लड्डू केस हुआ, 4 करोड़ लोग हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते थे। कितने आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए? कितनों को पता है ये केस निकल के आया बाहर? किसी को फर्क भी नहीं पड़ता।
कोल्ड प्ले चल रहा है कॉन्सर्ट, उसकी मूवीज की टिकट लेके जाएंगे। आईफोन की लंबी लंबी लाइन चल रही है। क्या है? तो मतलब हिंदू को अपने कल्चर के प्रति वो नहीं है। आज एक बात कल्चर की नहीं है, बात यह है कि तुमसे चीट हो गया, अब तो शर्म करो, धर्म छोड़ दो, चलो धर्म छोड़ दो, पर तुम्हें यार क्या खिला दिया गया, तुम्हें शर्म, तुम्हें अकल भी है? तुम्हें मूत पिलाया जा रहा है, तुम्हें थूक खिलाया जा रहा है, तुम्हें गाय का मांस तुम्हारे भगवान के प्रसाद में खिलाया जा रहा है, तुम्हारी इंसानियत मर गई है क्या? तुम सामने नहीं आके बोल सकते? इतना कैसे गिर सकते हो तुम? मतलब एक समय आएगा कि आपके घर के में कुछ बड़ा कांड हो जाएगा, कोई भगवान ना करे, आप तब भी नहीं बोलोगे क्योंकि आप बन गए नपुंसक, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही। पहले हिंदू राजपूत राजा हमारे जो हुआ करते थे, जब क्या कहते हैं मुगल राजा आते थे देश के अंदर, और इन्वेडर्स जो थे, ये मुगल इन्वेडर्स, जब इन्होंने आक्रमण किया तो हमारे हिंदू राजाओं की जो प्रजा थी उसमें जो जितनी वुमेन्स थी उनका रेप कर दिया करते थे। तो उस रेप का कैसे जवाब दिया करते थे? ये क्या चुपचाप चूड़ियां पहन के ऐसे करके छन छन करते रहते थे? ऐसा नहीं करते थे, वो जाते थे तलवार निकालते थे और काट के फेंक देते थे उन मुगलों को। हम ये नहीं कह रहे तुम काट के फेंक दो, बट एटलीस्ट प्रोटेस्ट तो करो, आवाज तो उठाओ। आप अब देखो राधा कृष्णा जी को लेके वो तो रानी कंपनी ने कितना चीप एड बनाया। उसके रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी कि जैसे कि आप बता रहे हैं ना हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क है ही है, ये साथ में देखिए हिंदू अपना खुद का, तो रानी जो ब्रांड है, बंदा जो है ये भी हिंदू है, हिंदू है, तो ये अपना खुद के गॉड की हालत कर रहा है। इवन क्या कहते हैं, कोई मुसलमान बंदा अपने धर्म के प्रति कोई प्रॉफिट को ऐसे नचा दे उनकी बीवियों के साथ, या कोई ईसाई धर्म का क्रिश्चियनिटी का बंदा कोई क्राइस्ट को नचा दे उनकी बीवियों के साथ, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? क्या उसका हालत होगी? वो काट के फेंक दिया जाएगा, भून देंगे। रीढ़ की हड्डी वो टूट चुकी है, एकदम गिर चुका है आदमी। एकता नहीं है। एकता से याद है, एकता कपूर, उसका वो पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न जो वीडियोस बनाती है, उसका प्रोडक्शन का नाम क्या है? गैस करो। अल्ट बालाजी के नाम से, अल्ट बालाजी, जिसमें वो पॉर्न वीडियोस बनाती है, सॉफ्ट पॉर्न, सो कॉल्ड पॉर्न कहते हैं जिसे, वो खुल्लम खुल्ला बना रही है, भगवान का नाम बालाजी। वही है ना जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुओं को आज के टाइम पर हिंदू यूनाइटेड छोड़िए, अपने कल्चर के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति ही कमिटेड नहीं है। मैं सही बताऊं, इवन कोई बाहर का बंदा छोड़िए, हम मुसलमानों को क्या ही बोले, मुसलमान एटलीस्ट वी प्रेज मुस्लिम्स दैट दे आर कमिटेड टुवर्ड्स देयर रिलीजन। अपने रिलीजन के प्रति तो कमिटेड है बंदा, एटलीस्ट वो अपने रिलीजन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। मैंने क्या कहता सुना था कि जब जो प्रीस्ट होता है ना, मुसलमान इस्लामिक प्रीस्ट होता है, जो व्यक्ति प्रीस्ट बनता है जिसकी दाढ़ी यहाँ रखते हैं और वो कुछ कैप पहनते हैं उनके, उसमें एज अ प्रीस्ट ऐसे आइडेंटिफाई होता है, तो उस व्यक्ति को काफी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको काफी ज्यादा प्राइड के तौर पे लिया जाता है। प्राइड लेते हैं। कभी कोई मुस्लिम जाकिर नायक को क्रिटिसाइज कर रहा है, पर आपको देखेंगे हिंदू प्रभुपाद जी को, सदगुरु को, रविशंकर जी को, आज जितने भी ग्रेट हमारे रिलीजियस लीडर हैं या थे, सबको गाली देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि इंडिया हिंदू कल्चर के अंदर प्रीस्ट इज लाइक अ पंडित। अरे पंडित जी आ जाइए, आइए पंडित जी, आप पर कैसे हैं, ऐसे करके ट्रीट करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फेमिलियरिटी है। मैं अभी गया था, मैं हूँ इस्कॉन से, कृष्णा जी को सब कुछ मानता हूँ, बट मैं और जगह भी जाता हूँ, बिकॉज देखो दुर्गा माँ भी मेरी ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं कृष्णा को मानने लगा तो वो मेरी नहीं रही, शिव जी मेरे नहीं रहे। अगर हम एक कड़ी में देखें तो शिव जी की बहन कौन है? माँ दुर्गा, सुभद्रा मैया। बेस्ट फ्रेंड कौन है? शिव जी। तो अगर मैं भगवान कृष्ण को मानता भी हूँ तो स्टिल दे आर क्लोज टू मी, क्योंकि वो अगर कृष्ण मेरे पिता हैं तो वो मेरे पिता का परिवार है, तो मैं उनको कैसे हेट करूँ? तो मैं गया था अभी यहाँ पे, हर नवरात्रि में, साल में सर्दी वाली नवरात्रि में जाता हूँ मैं झंडे वाली के दर्शन करने। कहते हैं माँ सती का शरीर का एक टुकड़ा वहाँ भी आया था, तो मैं वहाँ जाता हूँ, लाइन में लगा था, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के गया था। तो एक लड़का कहता है बाबा है, बाबा है, बाबा है। तो मैं ज़्यादा ऐसे लोगों को हंसता रहता हूँ, मैं माला करता रहता हूँ, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है, मैंने हूँ तो हूँ, मतलब गलत है कुछ। तो मैं दोस्त था, तो कहता है बाबा तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी बनते हैं बेटे, वी आर स्कॉलर्स। तो उसने तो कुछ बोला नहीं, वो मुंडी नीचे कर लिया। तो मैंने बोला मैं बाय द वे मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूँ और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ऐसे देखा, कहना अच्छा है, तो चुपचाप चला गया। तो सोसाइटी ऐसी है, उसको मतलब हिंदूज है ये, क्या बोले हम। तो रानी ब्रांड को देख लीजिए ना प्रो जी, तो रानी ब्रांड में जो है कि इनके जो ओनर थे उन्होंने क्या ऐड निकाली, राधा रानी को कैसे पोर्ट्रे किया। राधा रानी जो कि इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल के साथ साथ इतनी ज़्यादा पवित्र है, पवित्रता की मूर्ति है, जगत माता है, जिनके चरण को देखने के लिए लोग
तरस जाता है, पूरा जगत तरस जाता है, उनके चरणों के दर्शन नहीं कराते, लेकिन हमारे मंदिर में हम डीटीज के दर्शन नहीं कर पाते। दर्शन नहीं कराते चरण पे। ऐसी राधा रानी को तुम अर्धनग्न अवस्था में दिखा रहे हैं, जस्ट इमेजिन द थिंग। और उस लीला को दिखा रहे हैं एक्चुअली जिसमें राधा रानी नहीं है। जो चीरहरण लीला है जब कृष्ण भी छोटे हैं, उस वाले पर्टिकुलर मूव में राधा रानी है भी नहीं। अब जैसे कि आपने बताया कि क्या बोलते हैं, राधा रानी उस लीला में थी नहीं, बट फिर भी उन्होंने उस लीला के अंदर पोर्ट्रे किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष की आयु थी उनकी? वो बेरली 5 से 6 वर्ष की आयु थी उनकी, 10 साल के भी नहीं थे वो। और उसके अंदर कैसे दिखा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं डोले शोले बनाकर एकदम यंग मैन की तरह, जो कि देखने में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखने में कोई मिल गया का जादू लग रहा है। हाँ, वो जादू ही लग रहा था, वो कोई मिल गया का, बिल्कुल ही रंग पोत दिया है। भगवान श्री कृष्ण घनश्याम है, मेघश्याम है। गोपियाँ जब उनको देखती हैं, देखने मात्र से ही वो बेहोश हो जाती हैं उनको। इवन भगवान श्री कृष्ण का जो रंग है वो बताया जाता है कि वो जो घने बादल होते हैं, बारिश के जो बादल होते हैं, उसकी तरह एकदम डार्किश ब्लू कलर है। तो ऐसे दिखा रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि और जैसे कि क्या बोलते हैं, अपने ही भगवान की तरीके से मजाक उड़ाई जा रही है। मजाक उड़ाने वाले भी हिंदू। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बाहर का बंदा हो तो समझ में भी आए। अभी अपना खुद का ही घर का बेदी लंका टाइप वाली बात है। देखो ना यार, जो डांस के रियलिटी शोज देखो, उसमें अब कैसा डांस चल रहा है। मलाइका अरोड़ा खान और एक और है नूरा फतेह अली खान जो भी है, सॉरी गलत नाम ले रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा खान। और अगर डांस रियलिटी शोज की भी बात करोगे तो नूरा फतेह अली खान हो गई, मलाइका अरोड़ा खान, ये लोग मिलके कैसा डांस कर रहे हैं। और उनको बच्चे, ऐसे लोगों के पास माँ बाप भेज रहे हैं बच्चे कि इनसे सीखो डांस, और ये क्या कर रहे हैं, स्टेज पे नंगा नाच नचा रहे हैं। डांस में सेक्सुअलिटी डाल दिया, एड्स में कोई प्रोडक्ट बेचना है सेक्सुअलिटी डाल दो, म्यूजिक के नाम पे सेक्सुअलिटी डाल दो। अब बचा कौन है, अब कहाँ जाए, भगवान में भी डाल दो। यही तो हुआ है। तो वही मैं बोल रहा था ना कि हर चीज़ एक्सप्लोर करने की चीज़ नहीं होती, कुछ चीज़ों में मर्यादा रखनी चाहिए। इनका बस चले अपने बाप के ऊपर बायोपिक बनाए और उसमें भी ये सब डाल दें। मिक्का सिंह की मूवी अगर देखोगे उसमें भी ये सब डाला हुआ है, वो हर जगह ये डाल देते हैं। उनके लिए ये कूल है, सिंबल ऑफ कूलनेस, मतलब कितना नंगा हो सकते हो, तो वो कर रहे हैं। हमारे देश, हमारे एक्चुअली धार्मिक अफेयर्स होते हैं ना, हमारे पास एक लॉबी होनी चाहिए। मुस्लिम लोग, सिख लोग, क्रिश्चियन की अपनी लॉबी है, वो नहीं। आपको पता है क्राउड फंड के माध्यम से क्रिश्चियंस लोग जीसस क्राइस्ट के ऊपर मूवीज सीरीज वाइज बना रहे हैं। मूवीज क्राउड फंड की वजह से कुछ वेब सीरीज वगैरह एपिसोड्स डाले थे, वो बहुत सक्सेस रहे। अब वो कह रहे हैं कि हम मूवीज बनाएंगे ग्रैंड लेवल पे, अवेंजर लेवल टाइप का कुछ सीरीज निकालेंगे। अब अवेंजर लेवल की तो नहीं हो पाएगी ऑफ कोर्स, बट स्टिल वो सीरीज निकालना चाहते हैं ताकि जीसस की स्टोरीज को सुंदरता के साथ दिखाया जा सके। देन कम्स हिंदूज, और वो क्या करते हैं, वो आश्रम पे खर्चा करेंगे, आश्रम मूवी बनाएंगे, खर्चा करेंगे, वो बनाएंगे पीके मूवी पे खर्चा करेंगे, ओ माय गॉड की सीरीज निकालेंगे। पर वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ढंग से, एक अच्छे से, चलो कृष्णा के बारे में बात करते हैं। इवन कुछ ऐसी मूवीज आई भी हैं प्रभु जी, साउथ इंडस्ट्री ने जो निकाली, जैसे कार्तिकेय 2 एक मास्टरपीस मूवी थी। कार्तिकेय 2 मास्टर है, बट वो कृष्णा जी के ऊपर नहीं है, वो एक व्यक्ति के एडवेंचर है। मैं कह रहा हूँ अमेरिकन तो लिटरली जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज को बाइबल के आधार पे दिखा रहे हैं। हम क्यों नहीं गीता के आधार पे, पुराणों के आधार पे कृष्णा की स्टोरी दिखा पा रहे? हम तो नहीं बना पा रहे ऐसे मूवीज। और हम, क्योंकि हमें पता है हमारे लोग देखेंगे भी नहीं। विदेशी, हम लोग कहते हैं ना विदेशी तो वो वो तो फैशन वाइज होता है, पर वो स्टिल इसको भी कंज्यूम करते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स है ना, वैसे अमेरिका में गॉड फ्लिक्स भी है, उसमें वो गॉड से रिलेटेड मूवीज बनाते हैं और बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं। इंडिया में नहीं देखोगे। तो वो अपने रिलीजन के प्रति कमिटेड है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेते ना अपने रिलीजन को। इंडिया में हिंदू जो है, जैसे हमने चर्चा की, हिंदू जो है बेसिकली फॉर ग्रांटेड ले रहा है अपने रिलीजन को, फैमिलियर है अपने रिलीजन के प्रति, अपने रिलीजन के प्रति कोई कमिटेड नहीं है। तो इसीलिए ऐसी चौरानी ब्रांड जैसी एडें आ रही हैं, जो कि क्या कहते हैं, हिंदू गॉड्स को गंदी तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इवन हिंदू गॉड्स के ऊपर गाने बनाते हैं। गाना है जैसे कि प्रचलित हुआ था जो पीछे, राधा ने मारी मिस्ड कॉल, कन्हैया बोले हेलो हेलो, या फिर तुम करो तो रासलीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला, इस टाइप का। फिर वो भी आया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर का, वो राधा तेरा ठुमका। हाँ, राधा तेरी ठुमका। फिर रामलीला जैसी मूवीज निकालते हैं, रामलीला जैसी मूवीज में भी गाने ऐसे उस प्रकार के हैं। मुझे लगता है कि रिलीजियस लॉबी हमारी होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर यही काम करे कि तुम हमारे रिलीजियस अफेयर में नहीं आ सकते, और आओगे तो यू हैव टू आस्क अस कि भाई कैसे आना है, क्या कर सकते हैं, कितना करना है। अदरवाइज हम लोग एक्शंस लेंगे, क्योंकि संविधान ने सबको अधिकार दिया हुआ है, पर आप फिर भी सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी पे नहीं जाते, क्योंकि उनकी लॉबी है, वो संविधान को नहीं सुनेगी, वो आएगी एक्शन लेने।
वैसे ही हिंदूज़ को भी अपनी एक लॉबी होनी चाहिए। वो लॉबी होगी तभी जाके मुझे लगता है कुछ होगा। और लॉबीज इंडिया के साथ दिक्कत क्या है, हिंदूज़ के साथ ये इतना बट चुका है आपस में कि इन्हें अब भगवान को लेके भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब अहंकार में जी रहे हैं। मेरा विचार, मेरा मत, मेरी संस्था, मैं आपके साथ कोलैब नहीं करूँगा। और जब तक ये जितनी एकता की बातें कर लें, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, सॉरी, ये जितनी भी एकता की बातें कर लें कि सारे जाति एक हैं, जब तक आपकी आपसी संप्रदाय संस्थाएं मिलकर काम नहीं करेगी, तब तक आप कुछ बड़ा बोर्ड नहीं बना सकते। इस्कॉन सोलो हैंडली बड़ा बोर्ड नहीं बना सकता, ना आर्य समाज बना सकता, ना सदगुरु बना पाएंगे, ना कोई संप्रदाय बना पाएगी। सब सामने आएंगे क्योंकि सब ही हिंदू है, तभी कुछ बनेगा। एकता ही चाहिए एक तरीके से, सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा। अच्छा ब्रदर जी, जैसे कि अब कुछ वेब सीरीज़ भी हैं ऐसी, मैं एंड में आपसे यही पूछना चाहूँगा कि वेब सीरीज़ जैसे कि है, कुछ हाईजैक करके वेब सीरीज़ आई थी पीछे जाके, तो वेब सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा गंदी तरह से पोर्ट्रे करी। जैसे आपने बताया कि ऑल्ट बालाजी करके ये साइट है जहाँ पर एक तरीके से सॉफ्ट पॉर्न बनाया जा रहा है, और मतलब एक तरीके से पॉर्न अंडर शील्ड दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से हिंदू कल्चर इससे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। क्या आपकी इस पे वो है राय? देखो, जो सिनेमा है ना, या जो मूवी है या फिल्म्स है, ये अपने आप में ये कोई लिविंग बीइंग तो है नहीं, इनका खुद का दिमाग नहीं होता है, तो आर्ट है। इसको चलाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है वो दुनिया को क्या देना चाहता है। मेरे को ऐसा लगता है कि वी कांट स्टॉप देम बट वी कैन रिप्लेस देम। हमें वही करना चाहिए। हमें अपने लोगों को ट्रेन करो, अपना एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर हमें खड़ा करना पड़ेगा। यूट्यूब अच्छा है, वो अच्छा कर सकते हो। आपके खुद के अंग्रेज़ों ने बनाया ना, क्रिश्चियन लोगों ने गॉडफ्लिक्स बनाया, हमने अभी तक अपना नहीं बना पाया। ऐसा नहीं है हमारी फिल्में नहीं चलती, कार्तिकेय चली, हमने और भी फिल्में बनाई, कंतारा चली, हमारी साउथ में कई फिल्में आई हैं, पुरानी कई फिल्में हैं जो चली। तो लोग पसंद करेंगे अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट करने वाले बनोगे। हम लोग भी एक तरीके से, हिंदूज़ के साथ दिक्कत क्या है, हमारे रिलीजियस लोगों के साथ दिक्कत क्या है, यूट्यूब बेकार है, फालतू है, सब माया, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। 10 साल बाद यूट्यूब पे आना चाहिए। समय के साथ नहीं चल रहे, हम समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी को बिना बात के अपना दुश्मन क्यों बना रहे हैं? वी हैव नो प्रॉब्लम विद नेटफ्लिक्स, आप अपना कंटेंट डालो। नेटफ्लिक्स क्या है भाई, वो भी एक तरह का यूट्यूब ही, आप अपनी वीडियो डालो, आपकी प्रमोट कर देगा। हम अपना कंटेंट डालें ना, हम अपना कंटेंट नहीं बना रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि रावण और जब यमराज मिले थे, अपने आप में बड़ी रोमांचक चीज़ है, इसके ऊपर कोई फिल्म क्यों नहीं बना सकता? महाभारत अपने आप में, रामायण अपने आप में बहुत बड़ा एपिक है। हिंदुस्तानियों ने जब बनाया तो आदिपुरुष बनाई जो कि एक जोकर फिल्म थी। उससे लगभग 20-40 साल पहले, 20-30 साल पहले आई थी वो कार्टून वाली रामायण जो जापानीज ने बनाई थी। वो भी बहुत ऑथेंटिक नहीं थी, बट स्टिल 1000 टाइम बेटर थी। उसके म्यूजिक सुनो, जननी में, रामदूत, हनुमान, कितने प्यारे प्यारे गाने यार। अभी एक और रामायण की कार्टून फिल्म आ रही है 18 अक्टूबर को, वो री रिलीज हो रही है। हाँ वही वाली री रिलीज कर रहे हैं। हाँ, री रिलीज हो रही है क्योंकि उस टाइम नहीं हो पाई थी। उस टाइम क्या हुआ था, जो हिंदू परिषद था ना, उसने कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा है, इसे नहीं रिलीज होने देंगे। और आज हम देख रहे हैं, सो जो खुद रिलीज कर रहे हैं, वो भी इतनी पुरानी फिल्म री रिलीज करी जा रही है। 4K में अच्छी क्वालिटी में रिलीज हो रही है। कहने का मतलब यह है कि हम टेक्नोलॉजी से बहुत पीछे चल रहे हैं, और जब हम करते हैं तो बहुत खराब करते हैं। हमने इतना बड़ा, पूरी इंडिया एक्साइटेड थी आदिपुरुष के लिए, और हमने क्या बना के दिया? क्योंकि हमें शास्त्रों के आधार पर नहीं चलना, हमें कुछ यूनिक करने के चक्कर में खराब करने का शौक। इवन अभी एक और मूवी आई थी ये कल की 2980 करके जो मूवी थी, इवन ये भी अच्छी मूवी है। उसमें भगवान, कल की भगवान को अच्छे से पोर्ट्रे किया जा रहा है, कल की भगवान की ग्लोरीज की जा रही है, बट आप किस तरीके से दिखा रहे हो वो भी शास्त्रिक नहीं है एक तरीके से देखा जाए। वो तो कह रहे हैं, चलो एटलीस्ट वो तो कह रहे हैं कि हम लोग शास्त्रों के आधार पर नहीं, शास्त्रों से इंस्पायर होकर फिक्शनल बेसिस पे कर रहे हैं। बट स्टिल उसमें देखोगे तो कृष्णा को लेके बहुत गंदा नहीं दिखाया गया, पर स्टिल उसमें कर्ण और अर्जुन को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया है। बट स्टिल उन्होंने कृष्णा को लेके बहुत ध्यान रखा है। ये साउथ की इंडस्ट्रीज जो है आप कर रही हैं, थोड़ा प्रयास कर रही हैं, बट बॉलीवुड तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है अंग्रेजों के गिरे हुएपन से, वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, बहुत नेक्स्ट लेवल इंस्पायर्ड है। और इसलिए क्या है ना, हिंदू कल्चर की बैंड बजाई जा रही है काफ़ी हर प्रकार से। इसलिए मैं क्या कहते हैं, जेनजी को आप देखिए, जेनजी क्या हो रहा है जेनजी के साथ, जो हमारा टॉपिक है जेनजी और सनातन धर्म, क्या चल रहा है इनके साथ। सॉरी, जेनजी जो है सनातन धर्म को पहली बात तो अप्लाई करने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। जेनजी नहीं चाहता कि सनातन धर्म हो, क्योंकि सनातन धर्म को ऐसा पिछड़ा हुआ कल्चर लेता है। एक्चुअली कोई भी आपको पिछड़ा नहीं समझ रहा, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है।
जैसे मैं को ना इंस्टाग्राम से कॉल आई लिटरली मुझे 2 इंस्टाग्राम से कॉल आई है कि मैं तो धार्मिक कंटेंट बनाता हूँ। उसने पता क्या बोला, आपका जो कंटेंट है ना बहुत ही इंस्टाग्राम के लिए यूज़र फ्रेंडली है एंड पीपल लाइक्स योर कंटेंट। और मेरे को बहुत व्यूज़ नहीं आते बट स्टिल इंस्टाग्राम से। और किसने कॉल की थी? क्रिश्चियन ने कॉल की थी। कह रहे अच्छा बनाते हो, इंटरेस्टिंग एंड सेफ है, ऑडियंस के लिए भी अच्छा है, वैल्यू बेस है एंड अच्छा है कंटेंट। लोग अच्छा देखना चाहते हैं। आप अच्छा, आज एक बात बताओ, जंजी आदि पुरुष देख के क्या करेगा? पर जंजी कल्कि को देख के तो एंजॉय किया ना, इस जंजी ने कंतारा को देख के एंजॉय कर लिया था ना। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंटिंग योर क्या कहते हैं कंटेंट। आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। अगर जंजी को नहीं आ रहा व्यास आसन पे बैठ के समझ में, देन उठ के कुछ सोच और तरीका ढूंढो। प्रभुपाद जी ने एक तरीका किया था, उस टाइम वो जंजी, उस जमाने के हिसाब से वो जंजी था, अंग्रेजों को नचाएंगे। जॉर्ज हैरिसन को हायर किया था उन्होंने। वो था उस टाइम के पुरुषों ने, सब प्रभुपाद जी ने उस टाइम का जो सबसे बड़ा कर सकते थे कर दिया। उससे पहले भक्ति सिद्धांत महाराज ने बताओ क्या किया था? उस समय कोई सोच नहीं सकता था, उन्होंने 3D पेंटिंग्स बनाई दीवालों पे। हाँ, 3D पेंटिंग्स बनाई थी मंदिरों में, जो सब देखने आते थे कि यार दीवालों पे भगवान की मूर्तियां बनी है वो, और पूरी कहानियां हैं। और उन्होंने रेडियो पे भगवत गीता प्रोग्राम स्टार्ट किए थे। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम भगवत गीता रेडियो पे आती थी। और आजकल तो क्या ही है। फिर प्रभुपाद जी ने मैगजीन स्टार्ट करी, म्यूजिक स्टार्ट करे, रॉक शोज वाले किए, डांस परफॉर्मेंस किया, बड़े बड़े फेस्टिवल्स करे, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन किया। अगर हमें अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को भी देखे तो उन्होंने भी बड़े बड़े टेम्पल्स जगह जगह बना के अट्रैक्ट किया। मतलब उन्होंने जो उस दौर के लिए सबसे ग्रैंड था, अट्रैक्टिव था, वो उन्होंने किया। अब हमारी बात आए तो हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम उस लेगेसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमें सोचना पड़ेगा अभी सबसे तगड़ा क्या है। आपने क्यों नहीं बनाई भाई जी? आप बनाओ ना कृष्णा जी के ऊपर अच्छी फिल्म है, आप ही नहीं बना रहे। आप कितने हिंदुस्तानी राइटर से तो लिखना चाह रहे हैं, हिट एंड ट्रायल भी नहीं कर रहे। तो एंड में मुझे, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप कुछ बोलिए कि जेनजीज के लिए क्या होना चाहिए। 3 एस्पेक्ट्स में आप बताइए कि क्या हमारे को अपनी डेली लाइफ में वो चीज़ों को हम उतारेंगे तो हमारा जो कल्चर है आपके अकॉर्डिंगली आप वो चाहते हैं कि ये सोसाइटी में 3 एस्पेक्ट्स आए ऐसे जिससे क्या हो, सोसाइटी चेंज हो, सोसाइटी के अंदर चेंज आएगा, लोगों के माइंडसेट में चेंज आएगा, और जो कोलकाता रेप केस जैसे कांड हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। मुझे लगता है सोसाइटी को ना, जो मेरे को एक चीज़ है जो मैं 3 तो मुझे नहीं, मैंने इतना सोचा नहीं है, बट एक चीज़ है जो आपने मुझे बोला कि कोलकाता रेप से रिलेटेड, कि सोसाइटी को ना थोड़ा सा जो साधु का पर्सपेक्टिव होता है ना दुनिया देखने का, साधु का, ऐसे रैंडम साधु जैसे प्रभुपाद जी हो गए, ऐसे ग्रेट आचार्यों के जो मूड होते हैं, चाणक्य वाले जो प्योर साधुओं का जो मूड होता है वो देना चाहिए, ताकि वो सर्टेन डिग्री पे वैराग्य के साथ संसार को समझे, संसार की रियलिटी के साथ। तो ये एक पर्सपेक्टिव है जो मेरे को भी फील होता है कि जब मैं ऐसे दृष्टि से देखता हूँ, मेरा महिलाओं को देखने का तरीका, वर्ल्ड को देखने का तरीका, खुद को देखने का तरीका एकदम से चेंज हो जाता है। बहुत गुस्सा जब आता है, लगता है अब नहीं कंट्रोल हो पाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ व्हाट इफ़ अगर साधु के दृष्टि से देखने का प्रयास करूँ तो एकदम से मूड शांत हो जाता है, या गुस्सा भी बहुत कंट्रोल हो जाता है। तो जंजी हो या पेंजी हो, जो भी हो, क्योंकि कांड तो सभी खराब कर रहे हैं, कि जंजियों को क्या थोपे, हमसे ही निकले हैं ना, वो भी लापरवाह बनते बनते वर्ड दे दिया आपने, टर्म दे दिया आपने, हम भी सब जंजी है। पर ये जो पर्सपेक्टिव है साधु का पर्सपेक्टिव, सोसाइटी को देखना चाहिए, सोसाइटी को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। मास्टरबेशन में एक डॉक्टर की मैं वो देख रहा था वीडियोस में, वो कह रही थी कि हमें अगर हम लोग करेंगे मास्टरबेशन 26 टाइम्स अ मंथ तो वो हेल्दी प्रोसेस है। तो इस प्रकार से एक तरीके से वो दिखा रहे हैं कि मास्टरबेशन करो तो सोसाइटी में आप एक तरीके से एक सभ्य पोस्ट में आ सकते हो, मास्टरबेशन करना अच्छी चीज़ है, इस तरीके से प्रमोशंस हो रही हैं। अब इसमें अब देख लो ना, अब क्या बोले तुम, फिर वही बात आ गई कि जब सेक्सुअली इच्छा की शक्ति, वो इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही तो खुद से ही कर लो, पर कंट्रोल मत करो, कर लो कैसे न कैसे करके एंजॉय कर लो। अगर लड़की नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रहा करने के लिए, तो खुद के साथ एंजॉय कर लो। यही बात तो वही आ गई ना। इसको बाद में एक जेंडर डिक्लेयर कर दोगे, जो खुद के साथ एंजॉय करता है, दिस इज कॉल्ड अल्फा ए बी, जो भी है व्हाटएवर, बात वही आ जाएगी कि एक्सप्लोर क्यों करना ही क्यों है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो ये पॉडकास्ट एंड करते हुए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी से कि इस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लेके आइए कि कैसे हम लोग अच्छे से सोसाइटी के प्रति कंट्रीब्यूट करें। हम अपने आप को एंजॉय करने से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते।
यस एंजॉयमेंट इज़ मैंडेटरी, हम सबको एंजॉयमेंट करना चाहिए, बट साथ ही साथ साधु का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लीडर्स को सोसाइटी के अंदर आना चाहिए जो कि सही मायनों में एक तरीके से सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट में काम कर रहे हैं, जैसे इस्कॉन कर रहा है, भगवत गीता कर रही है, जैसे कि चाणक्य पंडित की नीतियां है, जिसके अंदर चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक मैन को अपनी वाइफ के अलावा हर एक अदर वुमेन्स को एज अ मदर देखना चाहिए। तो ऐसी रिस्पेक्ट एज अ रिस्पेक्ट देखना चाहिए। कोई हम गाली नहीं दे रहे, माता जी किसको बोल रहे हैं तो वो गाली नहीं है, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा करेंगे ना तो हमारे देश के अंदर जो रेप हो रहा है ना वो रुक जाएगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है आप लोग इस चीज़ को अपने जीवन में ज़रूर उतारिए। कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने के लिए भगवत गीता को ज़रूर पढ़िए, शास्त्रों को ज़रूर सुनिए, और अंत में प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने इतना कीमती समय निकाला और पॉडकास्ट किया, इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड किए थे लंबे पॉडकास्ट के लिए। और आपसे मैं विनती करता हूँ, आपके जो भी थॉट्स हैं, आपके जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं इस पॉडकास्ट के ऊपर, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। जो भी आप हमसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट, हरे कृष्णा।